हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो सिंपली हमने रियल नंबर के बारे में तो पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर जिसको हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स और ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये ऑपरेशंस करते हैं। किस चीज का ऑपरेशंस करते हैं? नंबर्स का। मान लो दो नंबर है आपके पास और आपने ये प्लस लगा दिया, तो ये दोनों के अलावा एक तीसरा नया नंबर बन के आ गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने, बिल्कुल नंबर को चेंज ही कर दिया। तो ये ऑपरेशन कर रहा है इन दोनों का, इसका और इसका, और ये नया नंबर बना दे रहा है, इसीलिए इसको ऑपरेटर्स कहते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड परसेंटेज वगैरह, ठीक है। तो कांस्टेंट और ऑपरेटर से मिलकर अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो अर्थमेटिक में आएगा। अर्थमेटिक क्या है? मैथ की वो स्टडी है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आते हैं और ऑपरेटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ोगे 2 + 2, 2 × 2, तो इसका मतलब टेबल्स जो पढ़ के आए हो आप अभी, जो प्लस, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो पढ़ के आए हो वो अर्थमेटिक होता है। अब जब अर्थमेटिक में वेरिएबल्स आने लगते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो जब वेरिएबल्स आ जाते हैं अर्थमेटिक में, यानी अब सिर्फ आपके पास कांस्टेंट नहीं है और ऑपरेटर नहीं है, इन दोनों के अलावा अब वेरिएबल के साथ में आप चीजों को पढ़ने लगे, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं अलजेब्रा। ये मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम कांस्टेंट, ऑपरेटर और वेरिएबल के साथ में स्टडी करते हैं। वेरिएबल्स का दूसरा नाम अनडिटरमिनेंट होता है। मेनली हम किसी भी इक्वेशंस में वेरिएबल का तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती है, और मैथ पे खेली हुई है, ठीक है, सारा वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने का। तो सिंपली क्या है? कुछ नहीं है, रियल नंबर्स और ऑपरेटर के साथ में अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो अर्थमेटिक होती है, और अर्थमेटिक में अगर हमने वेरिएबल्स को जोड़ दिया गया, हम वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसको अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रा कुछ भी हो सकता है, इसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे साथ में, ठीक है। तो अलजेब्रा का एक सबसेट होता है, छोटा सा पार्ट होता है पॉलिनोमियल्स। सारे अलजेब्रा की चीजें पॉलिनोमियल्स में नहीं आती हैं, कुछ पार्ट होता है जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? देखो, अलजेब्रा क्या है? पढ़ाई करना उस चीज के बारे में जिसमें वेरिएबल्स, ऑपरेटर और कांस्टेंट आएंगे। और एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मैं कुछ भी लिख दूं जो अलजेब्रा के अंदर आता होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये रूल फॉलो करेंगे वो पॉलिनोमियल बन जाएंगे। ये रूल है क्या? ये रूल ये है कि सिंपली कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर जो हो, उसके एक्सपोनेंट जो हो, वो नॉन निगेटिव हो, यानी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिखा, यहाँ पे -2 कर दिया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स में नहीं जाएगा, इसको हम अलग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में क्यों नहीं जाएगा? पॉलिनोमियल्स का रूल है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। फॉर से एग्जांपल ये समझो, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, क्योंकि अलजेब्रा क्या होता है? कांस्टेंट, ऑपरेटर्स और वेरिएबल के साथ में जो हम पढ़ाई करते हैं उसको अलजेब्रा कहते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज को लिख देना, तो हमने अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस लिख दी हैं, सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके वेरिएबल्स की पावर नॉन जीरो होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब सारी पॉजिटिव्स होनी चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव है, एक केस तो पास हो गया। दूसरा, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होल नंबर होना चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल या पॉइंट में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 1 है, तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखोगे तो x √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, या फिर डेसिमल में लिख दोगे 0.5 फिर भी, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि x रेज़ टू द पावर -2 है, x रेज़ टू द पावर -3 है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अंडर तो है, तो आपको लगता होगा ठीक है, ऊपर अंडर था तो वो पॉलिनोमियल नहीं था, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, ध्यान से सुनो, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1। यहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब अंडर रूट जो है वो तो एक कांस्टेंट के ऊपर लगा हुआ है, इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट भी कहते हैं x का। तो कोएफिशिएंट के साथ कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसमें वो पावर हो, पावर नहीं हो, पावर फ्रैक्शंस में हो, पावर डेसिमल्स में हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि वेरिएबल्स की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, और इंटीजर होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है। ऐसे इसमें देखोगे तो x रेज़ टू द पावर 1.5 है, तो ये वेरिएबल है
और इसकी पावर जो है 1.5 है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो सिंपली क्या है, हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में सिर्फ कांस्टेंट और ऑपरेटर पढ़ते हैं। अर्थमेटिक के साथ अगर वेरिएबल्स पढ़ने लगेंगे हम तो वो अलजेब्रा हो जाएगा। अलजेब्रे से अलजेब्रिक इक्वेशंस बनती हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा का पार्ट जो होता है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। सिर्फ वही क्वालिफाई करता है जिसमें वेरिएबल्स की या फिर इनडिटरमिनेंट्स की पावर जो होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए वेरिएबल की पावर, और दूसरी बात इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तब जाके वो पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable or indeterminate exponent is non-negative integers value simply। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ये हो गया। फर्दर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ लिया। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात डेसिमल की वैल्यू नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव नंबर है या फिर कोई पॉइंट वाला नंबर है तब वो पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगी। पॉलिनोमियल्स होने के लिए सारे वेरिएबल्स की पावर जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी एक से ज्यादा टर्म्स, सिंपली। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हमें अभी ये 3 पढ़ना है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो हमारे 10th क्लास में बहुत काम में आएंगे। सिंपली पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक्स में वेरिएबल्स यूज होते हैं। अब वेरिएबल एक भी यूज हो सकता है, 2 भी यूज हो सकते हैं, तो हम इसीलिए पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे पढ़ेंगे और उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। अब पॉलिनोमियल्स की एक डिग्री होती है, उसको हम लास्ट में देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है और उसके बेसिस पे अलग अलग नाम होते हैं, वो क्या होते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो सिंपली पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म। तब उससे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज टर्म। ठीक है, मैथमेटिक्स में टर्म्स क्या होती है, सिंपली कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस आ जाने से एक नई टर्म बन जाती है। जैसे अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं 3x + y माइनस के z मल्टीप्लाई z, इस तरीके से लिखा है, या फिर डिवाइडेड बाई y। इसमें बहुत सारे वेरिएबल यूज हुए हैं। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है और पॉइंट वाली या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल्स में ये प्लस आ जाने से ये एक टर्म बनी, ये माइनस आ जाने से एक टर्म और बन गई। अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई वाइड और डिवाइड कितने भी बार आए टर्म्स डिवाइड नहीं होंगी, तो प्लस माइनस आ जाने से एक्सप्रेशंस जो हो जाती है छोटे छोटे टर्म्स में बढ़ जाती है, तो इनको कहते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए वेरिएबल्स की। ठीक है, तो सिंपली अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वो पॉलिनोमियल्स जिनके अंदर एक टर्म्स होगी उसको मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे 3x है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है तो टर्म अलग नहीं होगी, और ये एक टर्म है इसीलिए इसको मोनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिए गए कि भाई एक टर्म्स है तो मोनोमियल हो गई, 2 टर्म है तो बायोनोमियल्स हो गई, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स हो गई। इसमें 3 टर्म्स है क्योंकि 2 बार प्लस आया है, और उससे ज्यादा टर्म्स होंगी तो सिंपली तुम कह देना कि पॉलिनोमियल्स विद 4 टर्म, पॉलिनोमियल्स विद 10 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स विद 100 टर्म्स। इस तरीके से तुम पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो और उनके नाम डाल सकते हो। इसका कोई ऐसा सच यूज केस नहीं है हमारे केसेस में, इतना नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पूरे बुक में यूज होने वाले हैं। ये कोई एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे बुक में जहां भी अलजेब्रिक इक्वेशंस आएंगी वहां पे ये दोनों चीजें यूज होंगी। तो सिंपली पहले हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ लेते हैं। अब फॉर से वेरिएबल्स यूज ही क्यों होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने कहा कि तुम्हारे पास 5 रुपए थे, चलो 5 रुपए थे, ठीक है, और मेरे पास पता नहीं कितने रुपए थे, हो सकता है कितने रुपए हो, मान लो मैंने अपने पैसों को x मान लिया। यानी जब भी किसी चीज का हमें मालूम नहीं होता है तब हम उसको कह देते हैं वेरिएबल यूज कर लो वहां पे मैथमेटिक्स में। तो अब क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है मान लो हम दोनों ने पैसे प्लस कर दिए, जो आपके पैसे थे 5 रुपए और जो मेरे पैसे थे जो मुझे नहीं पता मैंने कितने किए थे। ठीक है, अभी तक हम इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि भाई तुम्हारे पैसे 5 रुपए, मेरे पैसे कुछ नहीं। आगे क्या पूछ सकते हो, क्या ही पूछोगे कि मेरे पैसे कितने थे, क्या पता कितने भी हो सकते हैं, कुछ तुमने इक्वेशन नहीं बनाई है ना। तो इसीलिए किसी भी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए उसको इक्वेशंस में बनाओ, यानी इक्वल टू का निशान आना जरूरी है। अब वो कहते हैं मान लो
तुम्हारे पास और जो मेरे पास पैसे थे वो दोनों मिला के 15 रुपए हो रहे हैं। तो ये एक इक्वेशंस बन गई, ये अल्जेब्रिक इक्वेशन है। अल्जेब्रिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटर्स भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो कह दोगे तुम x इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि x क्या है, मेरे पैसे जो मुझे नहीं पता है, जो तुम्हें नहीं पता है वो एक तरफ रोक लो, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के उधर ले जाओ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब इक्वल टू के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इधर उधर तो क्या होता है, पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 और जब 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी x क्या माना था मैंने, अपने पैसे। तो मेरे पास 10 रुपए रहे होंगे, 10 रुपए रहे होंगे, इसलिए ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए मैथमेटिक्स में। अब नंबर ऑफ वेरिएबल किसी इक्वेशन में क्या मायने रखते हैं। मान लो अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज किए हैं, ये एक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितने वेरिएबल यूज किए हमने पॉलिनोमियल्स में, हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है, वो भी है x। तो अगर हम पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल यूज करेंगे तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या बताती हैं, कुछ नहीं, सिंपली के टर्म्स बताती हैं कि पॉलिनोमियल्स कितना बड़ा है। पॉलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल बताते हैं कि मुझे मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए आंसर निकालने के लिए। क्या मतलब, इसमें एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन इनफ है तुम्हारा आंसर निकालने के लिए। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं, तुम्हारे कितने पैसे नहीं पता, मेरे कितने पैसे हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, दोनों के सेम पैसे हैं, तो हमने 2 बार x यूज कर लिया और 100 रुपए हमने इकट्ठे किए दोनों लोगों ने। तो आपको वैसे पता है 50-50 रुपए हो जाएगा। तो वैसे सॉल्व करोगे तो ये 2x इज इक्वल्स टू 100 हो गया, x इज इक्वल्स टू 100, मल्टीप्लाई से उधर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होके तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 50 हो गया। यानी x की वैल्यू 50 है और x क्या माना था, तुम्हारी वैल्यू भी x थी, मेरी वाली वैल्यू भी x थी, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 50-50 आ गई। तो ये सॉल्व तब हो रही है जब इसके अंदर एक वेरिएबल है। मतलब आप कहोगे तो 2 वेरिएबल है, नहीं, वही वेरिएबल दोबारा से यूज हुआ है। अगर वही वेरिएबल कितने बार भी यूज हो जाए, 100 बार यूज हो जाए, हम मानेंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन में या पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या बताते हैं पॉलिनोमियल्स में, कि हमें मिनिमम कितनी इक्वेशंस चाहिए आंसर निकालने के लिए। एक एग्जांपल समझो, अब मैं 2 वेरिएबल यूज कर लेता हूं। क्या मतलब, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, दोनों के पैसों से कोई भी रिलेशनशिप हमें नहीं पता है। अब ये बताओ, दोनों के पैसे मिलकर 10 रुपए हो गए, तो तुम्हारे पैसे कितने हैं, मेरे पैसे कितने हैं। क्या अब इसका आंसर बता सकते हो, क्या हो सकता है, नहीं। क्यों हो सकता है, मेरे पास 1 रुपया हो, आपके पास 9 रुपए हो, तो 10 रुपए बन गए हो सकता है दोनों ने 5-5 रुपए दिए हो सकता है एक ने 2, एक ने 8, एक ने 3 दिए हो, एक ने 7 दिए हो, इस तरीके से। या हो सकता है इसने 1000 रुपए दिए हों और इसने 9990 रुपए लेके भाग गया हो, तब 10 रुपए हो गए हो, यानी माइनस के हो इसके नंबर। तो इस तरीके से इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं कि x को अगर 1 मान रहे हो तो y 9 हो गया, x को 2 मान रहे हो तो y 8 हो गया, दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमें चाहिए एक सॉल्यूशन, x का एक सॉल्यूशन और y का एक सॉल्यूशन में कितने कितने रुपए हैं। तो क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल यूज हो गए x और y, तो मिनिमम कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए तुम्हें इसे सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी इसी प्रॉब्लम की ही इक्वेशन होनी चाहिए। अब वो कह दे, मान लो जो मेरे पास पैसे हैं और जो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पैसे दुगने कर दो तो मेरे बराबर हैं, यानी तुम्हारे पास जो है मुझसे आधे पैसे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है तो सॉल्व हो जाएगी। ये इस चैप्टर का डोमेन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का है, जिसमें तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे और एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। मैं तब पढ़ा दूंगा जब वाला चैप्टर आएगा सिंपली। तो पॉलिनोमियल्स में टर्म्स इतना कुछ नहीं बताती है, सिर्फ ये बताती है कितना बड़ा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या बताते हैं कि तुम्हें कितने मिनिमम इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब जिसके अंदर इक्वल टू का निशान आ जाए और वो पॉलिनोमियल हो, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए। 1 वेरिएबल तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 1। 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्या करते हो तुम कि 2 वेरिएबल हैं, इसको अगर जुगाड़ करके कुछ भी करके तुम 1 वेरिएबल वाला बना लो तो तुम एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर लोगे। वो सब पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, अब आई बात तीसरी कि आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होती है। सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिग्री क्या है, तो अगर आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी 9th होगी। तो आप ये तो नहीं बोलोगे मेरी डिग्री है NC LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से नहीं बोलोगे ना, क्योंकि डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट चीज जो आपके पास है, हाईएस्ट पोजीशन जो आपके पास है। अगर किसी ने PhD कर ली है,
आप उससे पूछोगे डिग्री क्या है तो बोलेगा मैंने 12 कर रखा है, मैंने बी.टेक कर रखा है, एम.टेक कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो सिंपली बोलेगा मैं पीएचडी डिग्री होल्डर हूं, ठीक है। तो डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट चीज को सिर्फ बताना है, बाकी नीचे वाली चीजों को तुम्हें भूल जाना है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर होना चाहिए, मान लो ऐसे करके है, ठीक है। तो अब इसमें दो हैं, वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है लेकिन दो पावर यूज हुई है, एक बार 2 यूज हुई है, एक बार 3 यूज हुई है। तो डिग्री क्या होती है? सिंपली पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट हैं, जितने भी एक्सपोनेंट हैं जो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर हैं, और किसी के ऊपर एक्सपोनेंट हो से मतलब नहीं है हमें, सिर्फ जो वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है उनमें से हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है, हाईएस्ट पावर जो है वही होती है उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। सिंपली तुमसे अगर कोई पूछेगा कि भाई आपकी डिग्री क्या है, तो नॉर्मली आप 9th क्लास का हो गया, क्योंकि अभी आपने 10th पास नहीं किया है, आप सिर्फ 9th बोल रहे हो, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, उससे पुरानी वाली कोई क्लास नहीं बोल रहे हो। इस पूरी पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज योर डिग्री, तो वो सिर्फ बोलेगा 3, हाईएस्ट डिग्री बताएगा। भाई सबसे हर कोई अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट बताता है, तो ये पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी। दूसरी बात, अगर मैं ये लिखूं 10x की पावर -2 प्लस 10x की पावर -3, अब इससे पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी पॉलिनोमियल, तुम्हारी डिग्री क्या है। सिंपली पहली बात तो ये कि आपको लगता होगा कि चलो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है, क्योंकि नंबर लाइन में ऐसा ही तो होता है कि 0 1 2 इधर माइनस का 1 माइनस का 2 इस साइड में जाते हुए बड़े नंबर होते हैं, तो -2 से बड़ा -1 होता है, यानी कि जो बड़ा है एक्चुअल में नेगेटिव नंबर वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। तो सिंपली x की पावर क्या है? -3, x की पावर क्या है? -2, तो -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? आपको लगता होगा -3 नहीं, लेकिन -2 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो आप कह दोगे इसकी पावर जो है, इस पॉलिनोमियल की पावर जो है वो -2 है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। आप ये कहोगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो ठीक है, आपकी जो डिग्री बताई है आपने वो बिल्कुल ठीक है, -2 है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। पर आप ये पूछो कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो एक्चुअल में ये कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन नेगेटिव पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पहली बात तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कुछ नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वालिफाई किया ही नहीं। अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे पॉलिनोमियल्स के तरीके से तो वैसे ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इतना सिंपल सी बात है। अच्छा, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रूल ये होता है कि कोई भी टर्म जो हो वो किसी वेरिएबल से डिवाइड ना हो। ये एक टर्म है अगर पॉलिनोमियल में, तो ये x से डिवाइड हो रही है, ये था रूल मेनली, कि कोई भी टर्म्स जो है वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब तुम थोड़ा इसको ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो सिंपली ये पाओगे कि जब x की पावर 1 है, और 9th क्लास के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब हम नंबर को ऊपर ले जाते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो पावर को सिर्फ नेगेटिव कर दो, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर -1 हो गया। इसलिए क्योंकि माइनस की पावर बताता है कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया इस पूरे टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है, ये मीनिंग है इसका। 1/100 10x की पावर 2 इस तरीके से ले जाओ। इसीलिए वो माइनस की पावर जो है वो पॉलिनोमियल्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। दूसरी बात ये है, मान लो ऐसे करके दिया हुआ 2 की पावर 5x प्लस 6x की पावर 3, तब इसकी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? x की पावर पॉजिटिव, x की पावर पॉजिटिव, दोनों वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और पूरा पूरा होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गई। इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री आपको लगता होगा 5 होगी, नहीं 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है। इस वेरिएबल की पावर है 1 और इस वेरिएबल की पावर है 3, तो 1 बड़ा है या 3? जाहिर बात है 3 बड़ा है, तो ये वाली जो होगी पावर इस पूरे पॉलिनोमियल की, एक्सपोनेंट जो है इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होती है पूरे पॉलिनोमियल में। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये ही तो जड़ है, बस इस चैप्टर को पूरा का पूरा समझना है तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री इसको समझ लो, पूरा खेल है ही उस पे। तो पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स पे इतना कुछ नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे, आप 10th क्लास के बाद जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना मत देखो। पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ वेरिएबल पे तो पता लग गया कि जितने वेरिएबल हैं उतनी मिनिमम इक्वेशन चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम काम नहीं चल सकता उससे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री। पर ये बताती क्या है, क्या मीनिंग है इसका? तो सिंपली डिग्री के बेसिस पे हमने 3 नाम सुने होंगे, ठीक है। तो सिंपली डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के नाम पढ़ने लगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं,
ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और अगर 1 है तो लीनियर कहेंगे। एक्चुअल में लीनियर नाम यहां से नहीं पड़ा है, ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तब पता लगेगा हमें कि इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा है। तो 2 है तो क्वाड्रिक कहेंगे, 3 है तो क्यूबिक कहेंगे। क्यों? क्यूबिक क्वाड्रिक का मीनिंग वैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, लैटिन वर्ड है शायद क्वाड्रिक, आई थिंक, देख लेना। तो मेनली ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नाम पड़े, तो वो तो हमने यहाँ पे भी नाम डाले थे, ठीक है। और यहां से भी कह सकते हैं 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, हाँ, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो सिंपली ऐसे सुनो कि पॉलिनोमियल्स को छोड़ ही दो, वो तो इतना काम में नहीं आने वाला, कि तुम कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, क्वाड्रिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्वाड्रिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन, इस तरीके से। लेकिन हमारे 10th क्लास तक डोमेन में जो है वो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल है और क्वाड्रिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल तक है, ये 2 वेरिएबल तक नहीं गया है। सिंपली तुम लीनियर इक्वेशन की 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल सब पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल तक इसने सॉल्व कराया है। 2 चैप्टर उसके नाम पे हैं, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। यही हमारे जितने भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं 10th क्लास में, वो सब इसी पे बेसिस हैं, पॉलिनोमियल्स वाले, ठीक है। 2-3 चैप्टर हैं। ओके, तो हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इनमें कांस्टेंट भी है, इनमें ऑपरेटर्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं, इसीलिए ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो निगेटिव नहीं है अगर, और डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है, इन तीनों केसेस में कोई सा भी केसेस नहीं है, तब वो पॉलिनोमियल्स बन जाता है। तो ये जितने के जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं सारे के सारे वेरिएबल्स में कोई भी नेगेटिव पावर वाला नहीं है, कोई भी डेसिमल पावर वाला नहीं है और कोई भी फ्रैक्शन पावर वाला नहीं है, इसलिए सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हो गए। तो एक एक करके पॉलिनोमियल्स अगर हम देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर जो रेज हुई है वो 1 हुई है, ऐसा ही इसमें, ऐसा इसमें है, तो इन तीनों में जो है वो 1 डिग्री है। नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल्स देखेंगे अगर, तो इसमें जो डिग्री है वो 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। और इस वाले केस में देखेंगे तो ये चारों के चारों 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिए गए, ठीक है, बल्कि इनके नाम पे तो पूरे पूरे चैप्टर बन गए हैं। तो लीनियर उनको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ऐसे ही जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को टर्म के बेसिस पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं, और पॉलिनोमियल्स को वेरिएबल के बेसिस पे इसलिए पढ़ा था कि जितने वेरिएबल हैं उतने मिनिमम इक्वेशन चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, 2 वाले को क्वाड्रिक, 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं। अब एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी लीनियर वाले पॉलिनोमियल्स हैं इनमें ये कांस्टेंट टर्म चल रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म डिसाइड नहीं करेगी कि वो लीनियर है या नहीं है। अगर वो है तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा में है, अगर नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक टर्म ऐसी है जो चल ही रही है तीनों में, वो कौन सी है? वेरिएबल की पावर जिसमें 1 रेज हुई है, वेरिएबल की पावर जिसमें 1 रेज हुई है, वेरिएबल की पावर जिसमें 1 रेज हुई है। क्या मतलब, अगर मैं इस वाले को छुपा दूं 4x को, क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगी? अब नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ये तो कांस्टेंट बन गया। या इस वाले केसेस में अगर मैं इस वाले को छुपा दूं तो क्या ये अब क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगी? नहीं, अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसका मतलब एक टर्म ऐसी है जो उसको हम छुपा नहीं सकते या फिर गायब नहीं कर सकते, वो ही बता रही है कि वो लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रिक है या फिर क्यूबिक है। लेकिन ये दूसरी टर्म्स जो हैं उनका इतना रोल नहीं है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखोगे तो क्या होगा कि अगर कोई वेरिएबल यूज किया है आपने, अगर x यूज किया है तो x मान लो, तो x के साथ में कोई नंबर हो सकता है, इसका कोएफिशिएंट हो सकता है, और साथ में हो सकता है कोई दूसरी टर्म हो जिसमें सिर्फ नंबर हो, कांस्टेंट और कुछ ना हो। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक टर्म ऐसी होगी जिसकी पावर 1 रेस होगी प्लस एक कांस्टेंट वाली होगी। आप कहोगे कि ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, ये ठीक है, इसकी शक्ल जो है इससे तो नहीं मैच कर रही है। पहली बात, ये सारे के सारे सेम वेरिएबल हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस होके कितने हो जाएंगे?
ये प्लस होके आई थिंक 15x हो जाएंगे। तो ये अब शक्ल बन गई इसकी। कैसे बन गई, इसमें तो वो दूसरी वाले टर्म है ही नहीं, तो हाँ हो सकता है प्लस 0 किया हो इस तरीके से। अभी बता रहा हूँ कि इसीलिए तो कहा था मैंने कि ये वाली टर्म होना या ना होना इतना फर्क नहीं डालेगी, मतलब ये वाली टर्म होनी ही होनी चाहिए, पहली वाली टर्म जो है जिसकी पावर 1 रेस हुई है। यानी कि लीनियर इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है जिसमें ये वाली टर्म हम गायब नहीं कर सकते। अब इसको मैथ में कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने a 0 कर दिया, यहाँ देखो अगर मैंने 4 की जगह पे यहाँ 0 लिख दिया तो x की मल्टीप्लाई 0 से करके ये 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, फिर ये लीनियर बचेगा नहीं। तो a 0 नहीं हो सकता और b 0 हो सकता है यहाँ। तो a और b जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, ठीक है, सिंपली कैसे से, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी ये तो वेरिएबल है। ऐसे ही आप क्वाड्रिक का अगर जर्नल फॉर्मूला देखोगे या फिर एक जर्नल फॉर्म देखोगे या स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि इसमें देखो ये वाली टर्म अगर हटा दें तो भी ये क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी, उसमें फर्दर ये वाली टर्म और हटा दें तब भी वो क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी। मतलब ना तो ये बता रही है कि ये टर्म क्वाड्रिक है, ना ये बता रही है कि क्वाड्रिक है, बल्कि ये वाली टर्म बता रही है। इस टर्म में कॉमन क्या है, इस टर्म में कॉमन ये है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर रेस 2 की गई है। यानी कि एक वेरिएबल, अच्छा मैं यहाँ x लिख रहा हूँ, आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर 2 रेस होगी, उसके साथ में कोई एक नंबर होगा प्लस, ठीक है, और ये वाला भी तो टर्म हो सकती है ना, सिर्फ x वाली टर्म हो सकती है जिसके साथ में कोफिशिएंट होगा, और एक सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है। इस तरीके से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें कौन सी टर्म को हम गायब नहीं कर सकते, ये वाले टर्म को। इसको गायब कर दो, इस वाले में कर दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको गायब कर दो, इस वाले में कर दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वो क्वाड्रिक रहेगी। यानी यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ऐसे इस वाले में अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, इसमें सब में देखो अगर मैं इसको गायब कर दूं नहीं फर्क पड़ा कांस्टेंट वाले टर्म्स को, ठीक है, इसको गायब कर दूं नहीं फर्क पड़ा, इसको गायब कर दूं नहीं फर्क पड़ा, फिर भी वो क्यूबिक ही रहेगी। यानी कि एक x क्यूब वाली टर्म होगी जिसके साथ कोफिशिएंट होगा, वो उसका होना बहुत जरूरी है, प्लस bx स्क्वायर, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, प्लस cx प्लस d। इस वाले केसेस में जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की, इसमें किस टर्म का होना बहुत जरूरी है, इस वाले टर्म का। इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 ना होने का मतलब ये होता है कि आप ये वाली टर्म इसमें, ये वाली टर्म इसमें, ये वाली टर्म इसमें गायब नहीं कर सकते। यही बता रही हैं, क्योंकि ये लीडिंग टर्म है ना, यही बता रही है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये क्या बन गया, आपको क्या लगता है क्या बन गई होगी, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। या फिर क्वाड्रिक का एक लीडिंग टर्म छुपा दूंगा तो वो लीनियर बन जाएगी, लीनियर को छुपा दूंगा तो वो कांस्टेंट बन जाएगी। तो पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे नाम दे दिए गए लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, ठीक है। उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होती हैं। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर ये सारे के सारे क्या पॉलिनोमियल हैं? इसको आंसर देने से पहले एक चीज समझो कि मान लो कोई भी नंबर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस z, कुछ भी, अगर मैं ब्रैकेट लगा के इस पूरे की रेस कर दूं पावर 0, यानी x प्लस वाई प्लस z होल रेस टू द पावर 0, ठीक है, तो इस पूरे को अगर मैं 0 पावर रेस कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है। एक और तरीके से समझो, कुछ भी लिखा हुआ हो इस ब्रैकेट के अंदर, कुछ भी दुनिया की इक्वेशन, दुनिया का नंबर लिखा हुआ हो, अगर मैंने उसकी पावर 0 रेस कर दी तो जो उसका आंसर आता है वो 1 आता है। बस इस कुछ में 0 मत लिखना, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। मैथ में कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिशियन के लिए भी नाइटमेयर है, उसमें से ये एक चीज हो सकती है, या फिर डिवाइडेड बाई 0 हो सकता है, वो भी अनडिफाइंड होता है। हम किसी भी नंबर की, किसी भी इक्वेशन की, कुछ भी लिखा हुआ हो मैथ में, अगर उसकी पावर 0 रेस कर देंगे तो सब हटके 1 आ जाएगा, सिवाय 0 के। सिर्फ 0 की पावर 0 रेस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आया, क्या ये पॉलिनोमियल है? भाई इस चीज से इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1, और हमें पता है किसी की भी पावर रेस कर दे तो वो 1 होगी। तो 5 × x की पावर अगर मैं 0 रेस कर दूं तो ये तो 5 ही बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 जब रखूंगा 5 1 जा 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x की पावर 0, 3x की पावर 0। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 क्या निगेटिव है? नहीं। पॉइंट वाली नहीं होना चाहिए, क्या पॉइंट वाली है? 0 नहीं। और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्या फ्रैक्शन में है? नहीं। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई कर गया। लेकिन भाई इन सब की डिग्री 1 2 3 थी, तो इसकी डिग्री क्या है? तो इन सब की डिग्री क्या है भाई? 0 तो होगी। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनकी डिग्री 0 होती है।
इनको कहते क्या है, इनको लीनियर कह दिया, इनको क्वाड्रिक कह दिया, इनको क्यूबिक कह दिया। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ये। कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं सब सोच लो दिमाग में। ठीक है, सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अब एक चीज और, इसके ऊपर क्या आता है, 0। तो क्या 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 0 पॉलिनोमियल है। तो 0 कौन सा पॉलिनोमियल है, 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसी में आ गया 0 पॉलिनोमियल है। लेकिन उसमें एक चीज अलग होती है, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये इनफाइनाइट तक चलेंगे, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन सिर्फ इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती है, बल्कि इसकी अनडिफाइंड डिग्री होती है। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखो कि लीनियर होते हैं जिनकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल आते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, सिवाय 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, उसकी डिग्री अनडिफाइंड है। अब किसी बहुत सारी भीड़ में कोई एक चीज अलग निकल जाए तो उसको स्पेशल नाम तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए 0 बिल्कुल अलग निकल गया, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कहते ही हैं, वो तो है ही है। ठीक है, आप कोई भीड़ में से एक इंसान अलग निकल जाएगा तो उसको इंसान तो कहोगे, लेकिन महापुरुष कह सकते हो आप। तो ऐसा ही ये वाला सीन है कि इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कहेंगे, बल्कि इसका दूसरा नाम रख दिया गया 0 पॉलिनोमियल। क्यों स्पेशल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सारे केसेस हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। तो पूरे को अगर समराइज करें तो सिंपली पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे बढ़ जाते हैं, लीनियर हो जाते हैं, क्वाड्रिक हो जाते हैं, क्यूबिक हो जाते हैं, ऐसे ही डिग्री विद 4, डिग्री विद 5 हो जाएंगे। और कुछ होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है। सिर्फ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, वो होता है 0, उसको 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो 0 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और 0 पॉलिनोमियल भी है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है। तो ये डिग्री के बेसिस पे हो गए। एक चीज और सुन लो कि पॉलिनोमियल्स को आप जब पढ़ोगे आगे जाके चैप्टरों में, तो इनका आप डिवीजन करोगे आपस में, जैसे 2 into 2 करते हो आप, या फिर 2 + 2 + 3 करते हो, इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को आप एक दूसरे से डिवाइड करने लगोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने वेरिएबल यूज किए थे, ऐसे इसके लिए एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं। इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, A B C D E F G, जो भी चाहो, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में यूज किया जाता है वो P से स्टार्ट किया जाता है कि इस पॉलिनोमियल को P कह दो, और ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल लिख दो जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में यूज हुए हैं। तो ये क्या हो गया, P Y Z। ठीक है, P X Y Z। या फिर इस पॉलिनोमियल को अगर नाम देना है तो P दे दो, Q दे दो। ठीक है, तो Q दे देते हैं, Q नाम दे दिया इस पॉलिनोमियल को, और ये एक Q of X है इस तरीके से, यानी इसमें X वेरिएबल यूज हुआ है। तो अब जब भी मैं कहूंगा कि P of X को डिवाइड कर दो Q of X, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि P of X कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल X यूज हुआ है, Q of X एक पॉलिनोमियल है जिसमें X वेरिएबल यूज हुआ है। उन दोनों पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, या फिर प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को नाम भी दे सकते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमने पॉलिनोमियल पढ़े, तो पॉलिनोमियल पढ़े ही क्यों, रियल लाइफ में क्या ही उसका यूज केस है। दूसरा केस कि पॉलिनोमियल में हमने डिग्री पढ़ ली, डिग्री 1, 2, 3, उनके अलग अलग नाम पढ़ लिए, तो क्यों डिवाइड किया उनको, ऐसा क्या उनमें खास बात है। तो पहली बात, पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं, आपके रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है या फिर कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको वेरिएबल की शक्ल दोगे, और एक मोस्ट प्रोबेबली हर प्रॉब्लम को आप एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, या क्वाड्रिक या क्यूबिक, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करोगे, और उसमें से उस वेरिएबल को फाइंड आउट करोगे, आपका वही आंसर है। जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल समझो कि मान लो आपने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, आपने मुझे 100 रुपए दिए, उसमें आपने मुझे 100 रुपए दिए और उसमें मैंने कुछ रुपए मिला दिए, मेरे पैसे जो हैं वो X हैं, हम दोनों के पैसे मिला के 150 रुपए हो गए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने उसमें कुछ पैसे डाले, दोनों के पैसे 150 रुपए हो गए। प्रॉब्लम ये है, बताओ मेरे पैसे क्या हैं। वैसे तो सिंपल सी इक्वेशन है, आप यूं ही बता सकते हो कि 50 रुपए होंगे मेरे, लेकिन हमने क्या करा, जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आई हमने उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया। उस पॉलिनोमियल में जो हमें नहीं पता था उसको एज अ वेरिएबल मान लिया, और फिर हम उस वेरिएबल को अब फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो x + 100 = 150। मेरे वाले पैसे जो मैंने डाले थे वो कहाँ हैं, वो यहाँ हैं, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वही मेरा आंसर है, वही मैंने पैसे दिए हैं। तो इसको क्यों ना एक तरफ रोक लिया जाए। तो हाँ, यही रूल होता है, जो भी वेरिएबल होता है इक्वेशन के एक हैंड साइड में रोक लो, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, सबको एक साइड भेज दो। तो मैंने x को यहीं पे रोक लिया, 100 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 - के
100, तो x हो जाएगा 50। अब एक चीज और, ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 50 रख दूंगा यहाँ पे, तो 50 प्लस के 100 150 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इस तरीके से समझ लो, तराजू होता है उसका, ये दो पलड़े हैं जो भी होते हैं वो दोनों बराबर हैं इस टाइम पे, तभी इक्वेशन इक्वेट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया x की जगह पे अगर मैं 50 लिखूंगा तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी बात, क्या कोई और नंबर है जो यहाँ पे मैं लिख दूं, चाहे वो माइनस का ही क्यों ना हो, ठीक है, जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे? दुनिया में कोई और नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन के लिए 50 के अलावा सेटिस्फाई कर दे, सिर्फ एक ही है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी? ये लीनियर इक्वेशन थी। ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल की शक्ल देते हैं, फिर उसमें से वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। हम डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं ये देखते हैं। ये डिग्री 1 वाले तो ये डिग्री 2 वाला है और ये डिग्री 3 वाला है। अब एक एक करके देखो। तो हमने इसमें आंसर जब निकाला तो मैक्सिमम आंसर कितना आया? 1 आया। अब इसमें देखो, वो कह रहा है x का स्क्वायर करो और 25 आ जाए, यानी कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं स्क्वायर करूं और 25 आंसर आ जाए। भाई समझ में आ गया होगा सबके कि 5 × 5 करूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिंपली, या फिर ऐसे कर लोगे आपके x इज इक्वल्स टू, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट 25, तो x क्या हो गया कि 5 हो गया। एक्चुअल में ये 5 नहीं होता है, जब अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस का 5 होता है। क्या मीनिंग? x की जगह पे अगर आप 5 रख दोगे, मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर करोगे क्या 25 के बराबर होगा? हाँ, 25 के बराबर हो गया, यानी x की वैल्यू 5 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इधर 5 रख दोगे तो इक्वेशन बराबर होगी, मतलब x का आंसर 5 हो सकता है। क्या दुनिया का कोई और ऐसा आंसर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? हाँ, एक और आंसर है। क्या? अगर मैं माइनस का 5 रख दूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो क्या वो 25 के बराबर होगा? इस इक्वेशन में मैंने x की जगह पे माइनस का 5 रखा है, तो 5 5 × 25 माइनस माइनस प्लस इस इक्वल्स टू प्लस, यानी x की वैल्यू 5 पे भी और x की वैल्यू -5 पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आप इन दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। पहले इसको देख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली आप पढ़ोगे ही नहीं, 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, उससे आगे जाके पढ़ोगे, तो अभी सिर्फ समझ लो ऐसे ही कि ये एक इक्वेशन है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप x की जगह पे 1 रखोगे। अगर सिंपली जल्दी बता देता हूँ, x का क्यूब करो, 1 का क्यूब करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 6 रह जाएगा, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 12 हो गया, ये प्लस का 11 पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप कॉपी पे चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 2 के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू 3 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। क्या मीनिंग? इस वाली इक्वेशन का आंसर आया 50, जो इसके लिए ठीक है, इसी का आंसर है। इस वाली इक्वेशन के लिए आंसर आया 5 माइनस का 5, जो दोनों के दोनों इसके आंसर हैं। इस वाली इक्वेशन के लिए आंसर आया 1 2 3, जो तीनों के तीनों इसके आंसर हैं। अब समझ में आ रहा होगा, वैसे मैंने डिग्री जो ऊपर निकली है उससे, जो मैंने डिग्री ऊपर लिखी है उससे इन आंसरों का क्या रिलेशनशिप है। तो हाँ, जो डिग्री होती है इक्वेशन की, ठीक है, उतने ही मैक्सिमम आंसर आ सकते हैं। मैक्सिमम, ज्यादा में ज्यादा किसी भी वेरिएबल के कितने आंसर हो सकते हैं? जितनी पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने आंसर होते हैं? 1। ये कौन से हैं? क्वाड्रिक। क्वाड्रिक की डिग्री क्या होती है? 2। तो इसके आंसर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम शायद एक आंसर आए या फिर एक भी ना आए, एक आए, इसका तो एग्जैक्टली 1 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही जिसकी डिग्री 3 होती है उस इक्वेशन के 3 आंसर आते हैं, जिसकी डिग्री 4 होगी उसके जो मैक्सिमम होंगे वो 4 आंसर आएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा इसका 1 आंसर आ सकता है, बल्कि इसका तो कम से कम भी 1 ही होगा, इसका एग्जैक्टली 1 आंसर होता है अगर कांस्टेंट फंक्शन है वो, ठीक है। अलग लेवल की बातें हैं, वो छोड़ो उसको। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आंसर आ सकते हैं। जिसकी डिग्री, इसीलिए मैंने इतनी लंबी लिखी है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में जाके, क्वाड्रिक में ही समझ में आ जाएगा। जो इसके आंसर आते हैं वो जरूरी नहीं है बिल्कुल अलग अलग आ जाएं। ये बहुत मुश्किल से इक्वेशन मिली है जिनके अलग अलग आंसर हैं, वरना किसी में ऐसा होता है कि 2 सेम है, तीसरा अलग है, या फिर सारे तीनों के तीनों सेम ही आंसर आ रहे हैं, 1 1 1 आंसर आ गया। वैसे लिखता तो आप कंफ्यूज होते। इस पूरी चीज का निचोड़ क्या है? इस पूरी चीज का निचोड़ ये है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उनके आंसर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1। क्यों? क्योंकि उसका
डिग्री 1 होती है, यानी लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, इसलिए उसका जो आंसर हो सकते हैं वो 1 ही हो सकते हैं। जिसकी डिग्री 2 हो सकती है उसके मैक्सिमम आंसर 2 हो सकते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम आंसर 3 हो सकते हैं, जिसकी डिग्री 4 होगी उसके मैक्सिमम आंसर 4 होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैक्सिमम आंसर, कम से कम शायद उसके आंसर 2 आए या फिर एक ही बार रिपीट हो, वो चीज अलग है, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग फंक्शंस पे। फंक्शंस मतलब ये इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। तो एक और भी तो होती है, डिग्री 0 वाले भी तो होते हैं। डिग्री 0 वाले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने आंसर होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 आंसर होगा। क्यों 0 आंसर होगा? मान लो 5 है ये, अब इसमें वेरिएबल क्या है? कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आंसर किसके आते हैं? वेरिएबल्स के आते हैं, तो इसीलिए उसका कोई आंसर होगा ही नहीं। पता नहीं आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा, आज जो मैं बताने वाला हूं अगर ये समझ में नहीं भी आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, ठीक है, पहली बात तो इसका वेरिएबल का एक आंसर आएगा। अगर लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, ठीक है, तो क्या इसका भी एक आंसर आएगा? दो चीजें मिक्स हो गई। हमने अभी पढ़ा था पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल है अगर, तो 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 2 इक्वेशन नहीं है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, एक्स के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, वाई के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया ना कि लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आंसर आ सकता है, लेकिन ये तो कह रहा है इनफाइनाइट आंसर आ गया। उसका ऐसा सीन है कि ये वेरिएबल ज्यादा हो गए। अगर 2 वेरिएबल हैं और मैं एक इक्वेशन और लिख दूं, ठीक है, एक इक्वेशन और लिख दूं, तब इन दोनों इक्वेशनों को मिला के एक्स का एक आंसर आएगा और एक वाई का आंसर आएगा। मतलब जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने मैक्सिमम हर वेरिएबल के आंसर आएंगे। अगर मान लो कोई ये ऐसे करके लिखा हुआ है कि 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो जब इसके आंसर आएंगे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि x के 2 आंसर आ जाएं, ठीक है, और y के 2 आंसर आ जाएं अलग अलग। वो भी तब आएंगे क्योंकि हमने 2 वेरिएबल यूज कर लिए हैं, तो एक इक्वेशन और यूज करनी पड़ेगी। अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस लिए चाहिए? 2 वेरिएबल की वजह से 2 इक्वेशन चाहिए। और आंसर हर वेरिएबल का कौन बताएगा? ये इसकी पावर बताएगी, यानी कि जितनी डिग्री होती है उतने हर वेरिएबल के मैक्सिमम आंसर होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं उतने हमें इक्वेशनें चाहिए होती है। तो ये पूरा होता है पॉलिनोमियल का खेल। ओके, तो हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सिंपली अभी हमने अभी टॉपिक देखा था वो ये था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि उसके वेरिएबल के मैक्सिमम कितने आंसर आएंगे। तो पॉलिनोमियल्स की, इस वाले पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ये लीनियर है। इसका मतलब ये है कि x का एग्जैक्टली 1 आंसर आने वाला है, ठीक है, एग्जैक्टली 1, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल है, लीनियर है, इसको सॉल्व करो और इस तरीके से सॉल्व करो कि x की वैल्यू जो भी रखूं, उस x की वैल्यू रखने के बाद ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, यानी ये इधर वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो जो अब x का आंसर आएगा वो कोई नॉर्मल आंसर नहीं होगा। वैसे तो तुम नॉर्मल आंसर निकालते हो कि एक आंसर आएगा वो नॉर्मल है, दूसरी इक्वेशन का एक आंसर है वो नॉर्मल है। इस इक्वेशन का एक ऐसा आंसर निकाल रहे हो, यानी x की एक ऐसी वैल्यू निकाल रहे हो जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x प्लस 5 ये 0 हो जाना चाहिए। तो x इस इक्वल्स टू कितना हो गया? -5। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर x की जगह पे -5 रखूंगा, मैं यहाँ रख रहा हूँ -5 x की जगह पे प्लस और प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो गया। यानी कि x का वो आंसर जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये कोई नॉर्मल आंसर नहीं है, इसीलिए इसके 2 नाम भी दे दिए गए। क्या नाम दे दिए गए? एक तो उसको कह दिया गया ये रूट है। वैसे नॉर्मली आप सॉल्यूशन कहते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के आंसर बताओ या फिर सॉल्यूशन बताओ। रूट क्या होते हैं? उसके जीरोज होते हैं, है वो भी आंसर, रूट भी आंसर होता है लेकिन स्पेशल आंसर होता है। वो क्या करता है कि x की जगह पे अगर उसका आंसर रखोगे तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। दूसरी बात, उसको सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है, इसको कर दिया जाता है अल्फा, अगर 2 हैं तो अल्फा बीटा या फिर अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से। क्या मीनिंग? लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर आने वाले हैं? 1, तो इसका स्पेशल आंसर भी कितना आएगा? 1। स्पेशल आंसर क्या होता है? रूट, यानी कि 0। तो लीनियर इक्वेशन के कितने 0 हो सकते हैं? 1, तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा या फिर रूट। सिंपली सॉल्व कैसे करना है? पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखें। अब एक चीज आप देखो, ये 5x प्लस 3 या फिर 6x प्लस 7 या फिर 2x प्लस 4, ये 4 लीनियर इक्वेशन है, इनके जीरोस निकालने हैं आप सबको। तो इसको निकालोगे, जब सॉल्व करोगे तो x को यहीं रोक लोगे, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा।
4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये इस x का जीरोज है, ये x का जीरोज है, ये x का जीरोज है। अब एक चीज इसमें कॉमन देखते होगे, ये वाली टर्म जो होती है उधर जाके माइनस हो जाती है और ये वाली टर्म अपॉन में आ जाती है। अब एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, ये थी ax प्लस बी। तो अगर मैं इसके जीरोज निकालूंगा, इसके नॉर्मल आंसर निकाल लो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अभी हम जीरोज की बात कर रहे हैं, स्पेशल आंसर निकालूं तो वो आंसर क्या होगा, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस की हो जानी है, ठीक है, और ये वाली इसके अपॉन में आ जानी है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इस लीनियर इक्वेशन का स्पेशल आंसर है, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसको रूट कह दो, तो इस लीनियर इक्वेशन का रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए डायरेक्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसको अल्फा कह दो। तो अल्फा क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, माइनस का बी अपॉन ए। ऐसे ही हम आगे वाली इक्वेशन देखते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं, 2। तो स्पेशल वाले आंसर भी 2 ही होंगे, हैं तो वो भी आंसर ही ना, वो सिर्फ पूरी इक्वेशन को 0 बना देते हैं, इसलिए उनको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसके रूट कितने होंगे, 2। तो क्या क्या नाम रख सकते हो, एक का नाम रख दो अल्फा और दूसरे का नाम रख दो बीटा। सिंपली या तो दोनों रूट कह दो या फिर अल्फा और बीटा नाम रख दो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन क्योंकि बुक में स्टैंडर्ड अब ये यूज हो गया है तो आप यही यूज करो, ठीक है। तो वो कह रहा है इनमें एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर अल्फा और बीटा जो भी आपने आंसर निकाल लिए, अगर उन 2 आंसरों को प्लस करोगे तो इसी इक्वेशन में से अगर b अपॉन ए करोगे और b पे माइनस का साइन लगा दोगे तो दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही सेम जो आंसर आपने निकाले हैं, आंसर स्पेशल वाले, ठीक है, रूट या फिर जीरोज, जो जीरोज आपने निकाले हैं अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो c अपॉन ए होंगे। सबसे पहली बात, ये b क्या है, ये b है x के साथ जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। c क्या है, जो पूरा कांस्टेंट है। a क्या है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हो, b की जगह पे ये लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x, a की जगह पे लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c की जगह पे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से। तो क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं, इसीलिए 2 उसके स्पेशल आंसर होंगे। स्पेशल आंसर को रूट कह दो या फिर तुम उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह दो। तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा करोगे माइनस बी अपॉन ए होगा, अल्फा बीटा करोगे सी अपॉन ए होगा। इसको ज्यादा डिटेल में क्वाड्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन पहली बात तो बताया था मैंने, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ने वाले तो हो नहीं आप, आपके सिलेबस में तो है नहीं 12 तक। तो सिंपली समझ लो कि क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 आंसर आने वाले हैं, तो स्पेशल आंसर भी 3 होंगे, जीरोज भी इसके 3 होंगे। तो वो कौन कौन से जीरोज होंगे, कोई भी हो सकते हैं, तुम नाम रख दो, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। सिंपल वही रिलेशनशिप होता है कि जब आंसर निकाल लो, यानी स्पेशल आंसर निकाल लो, रूट निकाल लो या फिर जीरोज निकाल लो, तो जीरोज को अगर सबको प्लस करोगे तो वो कितना होगा, वही माइनस बी अपॉन ए। अगर सारे रूट को प्लस करोगे तो वो माइनस बी अपॉन ए होगा। और ऐसे ही कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को अगर आप प्लस करोगे ये सी अपॉन ए होगा, ठीक है। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा करोगे तो ये माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा। कहानी है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल के वो आंसर जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरोज बना दें। इसका मतलब लीनियर का एक आंसर होगा, उसको अल्फा कह दिया, स्पेशल वाला आंसर, और क्वाड्रिक के 2 आंसर होंगे, उनको अल्फा बीटा कह दिया, क्यूबिक के 3 आंसर होंगे, उनको अल्फा बीटा गामा कह दिया। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो माइनस बी अपॉन ए कर लो, सी अपॉन ए कर लो, माइनस डी अपॉन ए कर लो। इसमें भी ए क्या है, कोएफिशिएंट विद एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट जो है वो बी है, तो ये एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है। ऐसे ही सी क्या है, ये एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट है, और डी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ए तो है ही एक्स क्यूब के साथ वाला कोएफिशिएंट। तो सिंपली रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं, लेकिन स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरोज बना देते हैं। ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब आप निकालते हो उसको एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हो, वो होता है ग्राफ मेथड। तो सिंपली आपने मान लो लीनियर इक्वेशन लिखी, x + 5 कुछ भी लिख लो, या x + 5 लिखी। आपको अगर इसके आंसर निकालने हैं, वो भी स्पेशल वाले, यानी रूट या फिर जीरोज निकालने हैं, तो क्या करते थे, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। x की वैल्यू आई यहाँ से -5, तो x की वैल्यू कब, जब हमने पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखा है, तो जो x की वैल्यू होती है एक्चुअल में वही रूट होता है, वही आंसर होता है। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 5। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, सिंपली मुझे लाइन को पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, और हर पॉइंट के 2 एड्रेस होते हैं, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। अब यहां से अगर मैं रैंडमली x की वैल्यू रखने लगूंगा तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। इस तरीके से पेयर बन जाएंगे, हर पॉइंट के सारे पॉइंटों को रखूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वो एक इक्वेशन ड्रॉ हो गई है सिंपली। लेकिन इस इक्वेशन में तो y कहीं है ही नहीं, तो y का एड्रेस कैसे आएगा।
एक्स एक्सिस वाला एड्रेस तो मिल जाएगा, वाई एक्सिस वाला एड्रेस कैसे यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली क्या करो, पूरी इक्वेशन को y के बराबर कर दो, पुट कर दो, और फिर इसके पेयर फाइंड आउट करो। मान लो तुमने पेयर फाइंड आउट किए और इस तरीके से ये पॉइंट आ गए, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आ गया और आपने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ग्राफ पे, ये तरीका हो गया। तो इससे जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, एक चीज देखो, आपने पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखा था, तब जाके जो x की वैल्यू थी वो उसके रूट थे, वो उसका जीरोस था। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 0 के बराबर पुट कर दूं, यानी y इज इक्वल टू जब 0 होगा तो जो x की वैल्यू होगी एक्चुअल में वही रूट होगा। नहीं आया समझ में आपके? तो सिंपली समझो, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखूंगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो उसका रूट है। पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखूंगा मतलब y जब 0 होगा तो जब y 0 है वहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो वही उसका रूट है। ये ग्राफ से आप लिख सकते हो। तो y की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस 0 का मतलब ये हो गया कि ना तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, एग्जैक्टली यहीं रहेगा। पूरे के पूरे x एक्सिस पे y 0 रहता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो x कुछ दूरी है लेकिन y की कोई भी दूरी नहीं है। यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, y जहाँ पे 0 है वहाँ पे x की वैल्यू क्या है। y तो हर जगह 0 है लेकिन यहाँ पे हर जगह x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है ना। तो y यहाँ पे 0 है क्या, हाँ यहाँ पे जो y है वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, x एक्सिस पे है तो फाइंड आउट कर लो। मान लो 1 2 3 4 या फिर 5 है इस तरीके से, तो यहाँ पे 5 आई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ 0 है और x की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया 5 इसका रूट है, 5 इसका आंसर है। यहाँ से वैसे फाइंड आउट करने का मेरा मकसद नहीं था, सिंपली ये समझो, लाइन जब ड्रॉ हुई तो जो x एक्सिस पे कट आउट करेगी, जहां पे तो x एक्सिस पे जब कट आउट करेगी तो वहां पे y 0 होगा हमेशा। यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे, हर जगह y 0 होगा। जहां जहां y 0 है वहां पे x की वैल्यू उसका रूट देगी। अब आपने जब लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करोगे ना, लीनियर इक्वेशन को, तो हमेशा वो लाइन बनाएगा। लाइन चाहे ऐसे बनाए, ऐसे बना दे या ऐसे बना दे। और आपको पता है लाइन चलती है इस तरीके से कि एक एंड उसका दूसरे साइड जाएगा, एक एंड उसका दूसरे साइड जाएगा। तो आप ये बताओ, जब ये लाइन ऐसे चल रही है और ऐसे चल रही है तो यहाँ पे कट आउट हो गई, क्या ये कभी वापस आएगी इस लाइन पे टकराने के लिए? नहीं। क्या इसका ये वाला एंड कभी वापस आएगा इस लाइन पे टकराने के लिए? नहीं। दोनों एंड आने वाले हैं ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक बार टकराएं, उसके बाद ये नहीं टकराएंगे। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन बनाती है, इसीलिए उसका नाम लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि वो लाइन बनाती है, ग्राफ पे लाइन बनाती है और लाइन हमेशा सिर्फ एक बार टकराएगी एक्स एक्सिस पे, इसीलिए लीनियर इक्वेशन के एक आंसर होते हैं। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो सिंपली या तो इस तरीके से या इस तरीके से शेप बन के आएगा। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से प्लॉट हो जाए। जब इस तरीके से प्लॉट होगा तो इसका ये वाला एंड तो जा रहा है और ये वाला एंड जा रहा है, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। जितने बार टकरा सकते थे एक्स एक्सिस पे उतने बार टकरा गए। तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टकराए हैं? 2 बार। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो जहां जहां y 0 हो, जहां जहां y 0 हो वहां वहां के x की वैल्यू उसका जीरोज है। यानी यहाँ भी 0 है y, यहाँ पे भी 0 है y, तो यहाँ पे x की वैल्यू उसका आंसर हो गया रूट और यहाँ पे x की वैल्यू उसका आंसर हो गया रूट। यानी कि ग्राफ जब भी आप प्लॉट करोगे, जहां जहां वो y एक्सिस पे टकरा रहा है वहां वहां उसके जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप प्लॉट करोगे तो हो सकता है ऐसे प्लॉट हो, या हो सकता है सिंपली ऐसे प्लॉट हो, या हो सकता है ऐसे प्लॉट हो। इन 3 केसेस में क्या अलग अलग दिख रहा है? ये 2 बार टकरा रहा है, ये 1 बार टकरा रहा है, ये 1 भी बार नहीं टकरा रहा है। याद करो, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 आंसर होते हैं, मैक्सिमम 2 आंसर, 3 आंसर हो ही नहीं सकते। मिनिमम 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 बार टकरा रहा है सिर्फ, या 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली इसे समझने की कोशिश करो कि कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये है, ठीक है, ये फिर चला गया और ये फिर ऐसे करके चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा, ये वाली लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं? यहाँ, 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 5 बार टकरा रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के, जो भी इक्वेशन होगी, हमें नहीं पता क्या इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने जीरोज होने वाले हैं? 5 जीरोज होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, मैंने यहाँ से कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में क्या निकल के आया कंक्लूजन, कि हमारे रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमें मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकती है या पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकती है। जब आप कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बन के आ जाए, या 2 वेरिएबल वाली,
या 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं। वेरिएबल कैसे डिसाइड होंगे कि आपकी प्रॉब्लम में आपको क्या क्या नहीं पता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, और जितनी कॉम्प्लेक्स तुम्हारी प्रॉब्लम होगी उतनी ही ज़्यादा डिग्री की तुम्हारी एक इक्वेशंस बन के आएगी। तो सिंपली ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन बन के आई है उसमें वेरिएबल कितने हैं और डिग्री कितनी है। लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं हम कि डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है और वेरिएबल से क्या फ़र्क पड़ता है। जितने ज़्यादा वेरिएबल उतनी इक्वेशंस चाहिए, जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर वेरिएबल के आंसर आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। मान लो हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे आपको पता है, इसके डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री होती है 0, तो इसके आंसर कितने आएंगे 0, मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा। जब कोई भी आंसर नहीं आया तो स्पेशल आंसर यानी कि जीरोस या फिर रूट कितने होंगे, वो भी कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं होने का मतलब ये है अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो एक्स एक्सिस पे ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर नहीं आपको पता है तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली ये समझ लो कि एक्स एक्सिस पे इक्वेशन की लाइन जहां जहां कट करती है, जितनी बार कट करेगी वहां वहां हमें आंसर मिलेगा। क्यों मिलता है ये आप लास्ट लेक्चर पूरी तरीके से देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। अब सिंपली इसका मतलब ये हो गया, इसकी डिग्री 0 है मतलब 0 आंसर होंगे, मतलब 0 रूट होंगे। 0 रूट मतलब इसके जीरोस 0 होंगे, जीरोस 0 होंगे मतलब कि एक्स एक्सिस पे ये कट नहीं करेगा। तो इसको अगर मैं इक्वेशंस को प्लॉट करूं ग्राफ पे तो मैंने पूरा y के बराबर रख दिया, तो दो एड्रेस मिलेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, वहां से मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। अब y तो है, x है ही नहीं, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके 5x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हो, याद करो, इसीलिए तो हमने प्रूफ किया था कि ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां से क्या करोगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, x की वैल्यू 1 रख दूं तो y कितना हो जाएगा, तो 1 रेज़ टू द पावर 0, पहली बात तो कुछ भी आ जाए यहाँ पे। अब अगर 0 पावर है तो ये तो 1 बनना ही बनना है, तो y की कितनी वैल्यू हो गई 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं 2 रख दूंगा x की जगह पे, तो 2 को रेस करूंगा 0 के बराबर, तो अभी 1 ही आएगा, तो अभी y की वैल्यू 5 आएगी। y की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, x की वैल्यू आप कुछ भी कर लो, ठीक है, y की वैल्यू 5 रहने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो y ये वाला एक्सिस है 1 2 3 4 5, जब x 0 है तो भी y 5 है, जब x 1 है तो भी y 5 है, x कुछ भी है y हमेशा 5 है। तो ये इस tariके से प्लॉट हो रहा है ग्राफ पे, जो इक्वेशन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। तो ये तो एक्स एक्सिस पे कभी कटेगा ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी नहीं, हाँ, क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोस्टली पैरेलल लाइन बनाती हैं। अगर y = 3 होता तो इस तरीके से बन जाती 1 2 3, y = -2 होता तो यहाँ बन जाती, ये सारी लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेंगी नहीं y एक्सिस पे, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो, कोई भी रूट नहीं होता है। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो 2.1 के सारे क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस एक ही है, कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन केस, px बताया था मैंने, पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं हम सिंपली। तो कह रहा है सारे केसेस में पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है, आपको जीरोस बताने हैं, मतलब इसके आंसर्स बताने हैं स्पेशल वाले, सिंपली एक एक करके। ये वाला केस अभी जस्ट हम देख के आए हैं कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। पहली बात तो सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस पे जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी वाली लाइन, जो हमने इक्वेशन से प्लॉट की है, जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरोस होंगे। तो कितनी बार कर रही है, एक भी बार नहीं, तो उसके जीरोस कितने हो गए 0, इसका कोई भी जीरो नहीं है, यानी कोई भी आंसर नहीं है। इस वाले केसेस में एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कितने जीरोस हो गए 1 जीरोस हो गए। एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके 3 जीरोस हो गए। आंसर्स मतलब जीरोस मतलब आंसर ही होते हैं, स्पेशल वाले होते हैं बस, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके कितने हो गए 2, इसके कितने होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है 4। उसके बाद इसके कितने होंगे 1 2, ये एक पॉइंट पे ही कर रही है बस, ठीक है, इसलिए एक लेंगे 2 3, तो इसके कितने हो गए 3। तो सिंपली हम ग्राफ के जीरोस तो निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे इक्वेशन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट की है। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं ये चीज देखो कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है यानी 1 डिग्री वाली है तो उसके आंसर कितने आएंगे 1। अगर 2 डिग्री वाली मेरे पास इक्वेशन है तो उसके आंसर कितने आएंगे 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है 1 आए और हो सकता है 1 भी ना आए, ऐसा भी कैसे हो सकता है। 3 डिग्री वाले हैं तो हो सकता है 3 उसके आंसर यानी कि जीरोस हो, या हो सकता है 2 हो या 1 हो या 1 भी ना हो, ये वाला केस है। ऐसे ही 4 वाले में 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो इस चीज को ये देखो, आपने जीरोस तो बता दिए कि हर ग्राफ के कितने जीरोस हैं, लेकिन आप ग्राफ का वैसे नेचर नहीं बता सकते। क्या मीनिंग, आप ये नहीं बता सकते कितनी डिग्री वाली इक्वेशन होगी। क्यों नहीं भाई, एक इसका आंसर आया है तो 1 डिग्री वाला कह देंगे, तो 2 डिग्री वाले का भी तो एक आंसर आ सकता है, 3 डिग्री वाले का भी एक आंसर आ सकता है,
4 डिग्री वाले का भी एक आंसर आ सकता है। अब एक चीज देखो, यानी हम ये तो नहीं बता सकते कि इक्वेशंस का जो है वो नेचर क्या होगा या फिर डिग्री कितनी होगी एग्जैक्टली। हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक चीज फॉर श्योर है, मान लो ये वाला है, इसके 4 जीरोज हैं, तो इनमें से 4 जीरोज किसके हो सकते हैं, इसके या इससे ज्यादा वाले डिग्री के। तो फॉर श्योर हमें ये तो पता है कि ना तो ये लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक है, ना क्यूबिक है। उसके बाद चाहे 4 डिग्री वाली हो, 5 डिग्री वाली हो, 6 डिग्री वाली हो, कोई भी हो सकती है। ऐसे ही सेम केस में ना ये लीनियर हो सकती है, ना क्वाड्रिक हो सकती है, ना लीनियर हो सकती है, ना क्वाड्रिक हो सकती है, क्योंकि लीनियर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आंसर आएगा, क्वाड्रिक के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। तो यहां से हमें ये नहीं पता लग सकता कि एग्जैक्टली कितनी डिग्री है, लेकिन हाँ कि हम बता सकते हैं देख के कि हाँ ये लीनियर नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आंसर आ सकते हैं, इसके 2 आंसर आए हैं। सिंपल सी केस। दूसरी बात, आप एक चीज और देखते होगे कि अगर एक एंड ग्राफ का ऊपर जा रहा है और एक एंड ग्राफ का नीचे जा रहा है, तो ये फॉर श्योर चीज होती है कि इसकी डिग्री कितनी भी हो ये नहीं पता हमें, लेकिन डिग्री जो होगी वो ऑड होगी। सिंपल सी केस है कि अगर ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है उसकी एक लाइन जो है दूसरी साइड जा रही है और एक लाइन दूसरे एंड जा रही है, तो ग्राफ जो है वो डिग्री ऑड के साथ है। इसमें भी ऑड वाला सीन होगा, इस वाले में भी ऑड वाला सीन होगा। इसमें देखो दोनों एक तरफ जा रही हैं, दोनों एक तरफ जा रही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो भी डिग्री हो, इवन का मतलब ये हो गया कितने इसके जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, तो इसकी डिग्री 4 भी हो सकती है, एग्जैक्टली 4 डिग्री भी हो सकती है, इसकी 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन 5 नहीं होगी। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था, आगे वाले एक्सरसाइज हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई विद द रिलेशनशिप ऑफ अ जीरोज। यानी सिंपली जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई है इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जो लास्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं अल्फा बीटा गामा का, उससे हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने जीरो फाइंड आउट किए हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। अच्छा एक बात और, मैथमेटिशियन, कुछ मैथमेटिशियन इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, कुछ क्वाड्रिक बोलते हैं, जो भी बोलोगे ठीक होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बोल लो या क्वाड्रिक बोल लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं सिंपल वाले। जब सिंपल इसके 2 मैक्सिमम आंसर हैं तो स्पेशल वाले आंसर कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। स्पेशल आंसर क्या होते हैं, सिंपली वो आंसर जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। उसके और क्या नाम होते हैं, उसको रूट भी बोल सकते हैं, उसको जीरोस भी बोल सकते हैं। तो हमें बस वही तो फाइंड करने हैं जो स्पेशल आंसर है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो 2 जीरोस हैं, स्पेशल आंसर हैं, तो उनके नाम भी रख दिए गए स्पेशली। क्या रख दिया गया, अल्फा और बीटा, क्योंकि 2 जीरोस हैं। अगर क्यूबिक होते, क्यूबिक की 3 जीरोस निकल के आते तो उसको अल्फा बीटा और गामा बोल देते। सिंपली हमें अल्फा और बीटा निकालना है इसके, और फिर जो रिलेशनशिप हम अल्फा बीटा की पढ़ के आए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, उससे वेरीफाई करना है क्या हमारे जो जीरोस निकल के आए हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती x प्लस के 5, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते कि हम इसके जीरोस निकाल ले। सिंपली पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 बना देते, क्योंकि हमें करना ही ये है कि वो x की वैल्यू जहां पे ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाए, हमने इक्वेट कर दिया। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की 5 आएगा। माइनस का 5 मतलब जब हम माइनस का 5 यहां रखेंगे तो माइनस का 5 और प्लस का 5 कट होकर 0 बना देगा आंसर। इसका मतलब x का ये जो आंसर है ये एक्चुअल में इसका 0 है। 0 मतलब अल्फा, अल्फा है इसका माइनस का 5। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आसान है भाई, सिंपल सी बात है। जो वेरिएबल है उसे एक साइड में रोक लो, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट उस साइड में ले जाओ, कैलकुलेशन जो भी करनी है करो, जो आंसर आएगा वही आपके जीरोज हैं। पूरी इक्वेशन को 0 करने के बाद करोगे ये। दूसरा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर तुम्हें सॉल्व करना है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी लिखी हुई होती, तो हमें ये तो पता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स लग रही है। एक तो x ही 2 बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम हो सकता है, और पावर भी इसकी 2 रेज है, लेकिन लीनियर बहुत आसान थी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको ही लीनियर बना दिया जाए, ठीक है, इसके फैक्टर तोड़ दिए जाएं। तो फैक्टर कैसे तोड़ सकते हो, सिंपली कॉमन ले सकते हो। कॉमन मतलब, कॉमन लेने का मतलब ये होता है, मान लो x है और x प्लस x है, अब इसमें से x कॉमन लूंगा, इसका मतलब इस वाले टर्म्स में भी x डिवाइड कर रहा हूं और इस वाले टर्म्स में भी x डिवाइड कर रहा हूं हर टर्म से। और टर्म्स कैसे अलग होती हैं, प्लस माइनस से। तो 2 टर्म होगी, हर टर्म्स को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं। इसमें से अगर x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स। जब इसको x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, x, तो अंदर बचा x इस वाली टर्म्स में। माइनस का निशान ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये टर्म्स को अलग कर रहा है। इस वाली टर्म को भी तो x से डिवाइड करोगे, तो x को x से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1, तो 1 आ गया। यानी मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तोड़ के 2 लीनियर इक्वेशनों में बना दिया और बीच में मल्टीप्लाई। और तुम्हें याद होगा मल्टीप्लाई कब आता है, अगर 10 है
मैं 5 × 2 लिख दूंगा तो ये क्या है, हाँ इसके फैक्टर ही तो है ये। तो सिंपली हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 फैक्टर तोड़ लिए, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर ली। अब ये एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर है, अगर इसको हम इसके जीरोस हमें निकालने हैं तो पूरी इक्वेशंस को जीरो निकालो, x की वैल्यू निकाल लो। इत्तेफाक से कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो x का आंसर जीरो आ गया, यानी x के जगह पे यहाँ जीरो रखोगे तो इतनी पूरी पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाएगी। और इसका जीरो कैसे निकालोगे, x - 1 = 0, x = 1। अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 - 1 0, ये पूरी जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आया, ये इसका जीरो है और ये जो है इसका जीरो है। अगर जीरो को उठा के यहाँ रखोगे तो जीरो का स्क्वायर 0 - 0, तो जीरो आंसर आएगा। मतलब इसका भी जीरो है, यानी इसका भी आंसर जीरो है, यानी जीरो रखने पे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगी। तो इसका भी आंसर ये हो गया, यानी अल्फा मान लो इसको। और 1 रखोगे, अगर 1 का स्क्वायर 1 - 1 तो अभी जीरो हो जाएगा 1 - 1, यानी कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो बहुत सिंपल है, ऐसे निकालने क्या सारी इक्वेशन नहीं। चलो यहाँ पे तो हो गया, तुमने कॉमन ले लिया x² - x में। मान लो एक ऐसी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - x + 3। अब आपको लगेगा ठीक है इसमें भी क्या बड़ी बात है, इसमें भी कॉमन ले लो। चलो लेते हैं कॉमन, x कॉमन लिया तो यहाँ 2x है तो 1x बचेगा, यहाँ पे एक ही x है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे एक भी x नहीं है तो इस वाली टर्म को जब x से डिवाइड करोगे तो 3/x हो गया। चलो क्या दिक्कत है, 3/x लिख देते हैं। 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई, एक ये बनी लीनियर, एक ये बनी लीनियर। अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि इससे मसला नहीं है, ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ठीक है। लेकिन ये x नीचे आ गया और x को किसी भी टर्म में अगर x डिवाइड कर रही है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी, यानी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तुम कॉमन लेके नहीं फैक्टराइज कर सकते। ठीक है, सिंपली। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और ज्यादा डिटेल में कि ये कॉमन लेके, या फिर एक और तरीका होता है इसको हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म्स को, वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, सारी जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है सब हम वहां पे कुछ कर देंगे। लेकिन अभी सिंपली इसको देख लो कैसे वर्क करता है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम कॉमन ले लो, अगर हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक भी कांस्टेंट टर्म आएगी तो कॉमन लेने वाली चीज तो बेकार हो गई है। तो एक तरीका और होता है, जैसे इसमें देख लो अब कांस्टेंट टर्म आ गई है। अच्छा, सिंपली अगर ऐसे होती कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + के 5, इसमें x है ही नहीं, तो तुम क्या करते, इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर करते। ठीक है, x² यही रोकते, ये -5 हो जाता। स्क्वायर जब हटता है तो क्या आता है, स्क्वायर जब हटता है तो उधर अंडर रूट आता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अंडर रूट एक बार प्लस और एक बार माइनस, जब आंसर निकालोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। यानी अगर 2 टर्म होंगी तो आसान है, 2 टर्म होंगी तो कॉमन लेकर निकाल लो या डायरेक्टली = 0 करके निकाल लो, आसान है। लेकिन 3 टर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद हैं तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका है SMT कर लो। SMT क्या होता है, स्प्लिट कर लो, तोड़ लो मिडिल वाली टर्म को। मिडिल वाली टर्म कौन सी है, ये, इसको तोड़ लो। अब पहली बात, SMT क्यों वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल बारीकी से हम देखेंगे। अभी आप सिंपली इतना देख लो कि SMT का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है ये। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम SMT से, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम इस पे SMT अप्लाई करेंगे। SMT मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसके लिए हमें एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना है। ठीक है, आप अभी देख लो, अभी चाहो तो आप रट लो, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी फिर उसको समझ लेना। प्लीज चीजों को रटना मत, मैथ में कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। प्रोसीजर भी आपके समझ में आ जाएगा कि हम वैसा वैसा क्यों कर रहे हैं जैसा बताया जा रहा है। तो सिंपली इस वाली टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करो। लेकिन इतना करने से पहले एक चीज नोटिस कर लेना कि जो भी आपकी पॉलिनोमियल लिखी हुई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए डिग्री के हिसाब से। क्या मतलब, अगर ऐसे ये वाली इक्वेशन सेम ऐसे लिखी हुई होती ना ये, तब इस पे हम SMT वर्क करते, मिडिल टर्म को तोड़ते, तो ये वर्क नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले क्या होता है, ax² फिर bx होता है, यानी x वाली टर्म इधर आती है। तो सिंपली इसको यहां लिखना, इसको यहां करना, ठीक है, और फिर ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इस पर अप्लाई करना जो भी आपको अप्लाई करना है। तो ये ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने। जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 8x², इसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर मतलब 7 8 1 जा 8 हो सकता है, या फिर 4 2 जा हो सकता है, या 2 4 जा हो सकता है, या 1 8 जा हो सकता है। ठीक है, और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं, मुझे तो शायद नहीं लग रहे हैं। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, लेकिन छोटे नंबरों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना बेकार है, आप तो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे। क्यों किया, अब एक एक करके चेक करो। क्या कोई पेयर है ऐसा जिसको प्लस या माइनस करूं ये बना दे? क्या मतलब 8 + 1 करूंगा तो 9 होगा, नहीं। या फिर 8 - 1 करूं तो 7 होगा, तो नहीं बन रहा।
4 प्लस 2 करूंगा तो 6 होगा, 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 होगा, लेकिन तो प्लस का 2 आ रहा है मेरा, ये तो माइनस का 2 है और आंसर प्लस का 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2 प्लस 4 करूंगा 6 नहीं, 2 माइनस के 4 करूंगा तो ये माइनस का 2 देगा ना, 2 माइनस के 4 करूंगा तो ये माइनस का 2 देगा। तो सिंपल सी बात है, हमें मिल गया। ये पेयर हमें यूज करना है। ये पेयर कैसे यूज करेंगे, पहली वाली टर्म ऐसे ही लिखनी है, लास्ट वाली टर्म ऐसे ही लिखनी है, क्योंकि हमें मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना है ना। तो इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हमने क्या लिखा है 2 यानी प्लस के 2x, ठीक है, और 4 यानी के माइनस के 4x। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस के 4 माइनस का 2 होता है। तो ये इतने को सॉल्व करोगे अगर, भाई माइनस का 4 और प्लस के 2 माइनस के 2 ही तो होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास इतने रुपीज है, ठीक है, या फिर दूसरा शख्स बोल रहा है नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपके पास इतने रुपीज है, तो दोनों एक ही बात तो बोल रहे हैं ना कि मेरे पास 8 प्लस 8 रुपीज है, 16 रुपीज है, ये 16 रुपीज है। अब मैथ में कब क्या जरूरत पड़ रही है वो डिपेंड करता है कि हमें ये लिखना है या फिर ये लिखना है। हमें इस टाइम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने देख लिया कि 3 टर्म है ना, तो कॉमन लेंगे तो काम नहीं कि चलेगा, ठीक है, इस तरीके से, या फिर इक्वल टू करके 0 रख के सारी चीज उधर ले जाएंगे तब भी वर्क नहीं करेगा। इसमें एसएमटी के लिए हमें 4 टर्म बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, जब तुमने 4 टर्म्स में बना लिया, कॉमन लेना स्टार्ट कर लो। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। अच्छा, वैसे अभी देखोगे तो अभी भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना, देखो स्क्वायर है ना, इस पे एक्स स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी है, इसको हमें लीनियर बनाना है। तो कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर एक्स में से एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लोगे तो एक्स बचेगा। तो इसमें से जब एक्स 2 बार है, एक बार हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक बार बचा, एक ही बार एक्स है तो एक्स गायब हो गया, सिर्फ प्लस का 2 बचा। अब दूसरी बात, आंखें बंद करके एक्स प्लस 2 लिख दो। इधर वाले टर्म्स में जो कॉमन लोगे तो इतना ही बचना चाहिए, वो तुम्हें कॉमन लेना है। अब कोई तुम में से कोई पूछ सकता है क्या ऐसा हमेशा होगा, हाँ, तो एसएमटी इसीलिए हमने ये क्यों किया, पागल थोड़ी नहीं है, ये वाली चीज से मल्टीप्लाई करी, इतना लंबा प्रोसीजर किया, वो किया ही इसलिए है कि हमें इंश्योर कर दिया कि ये चीजें होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूं, आपके समझ में नहीं आएगा ये वर्क क्यों कर रहा है, ठीक है, ना ही आपके बुक में दिया हुआ है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा कि ये चीज वर्क क्यों कर रही है। अभी इतना देख लो कि सिंपली अब मुझे क्या करना है, इस वाली चीज को ऐसा बनाना है। तो माइनस के 4x को अगर x बनाना हो तो क्या करोगे तुम कि भाई 4 गायब कर दो और माइनस गायब कर दो। 4 कैसे गायब करोगे, 4 कॉमन ले लो। अगर 4 कॉमन लोगे, 4 से 4 कट गया, लेकिन वो तो माइनस का x आएगा, तो माइनस का कॉमन ले लो। तुमने अगर माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x बच के आ गया। अब इसमें से कॉमन लिया, ये बचा, इसमें से ही कॉमन लोगे तो ये बचेगा ही बचेगा। अब फिर से बात कि हमेशा है कि अपने आप ही बच गया ये, तो हाँ, ये एसएमटी इंश्योर कर रहा है। जब हमने ये किया और इसको मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट किया तो वो इंश्योर कर रहा है, वो गारंटी कर रहा है कि ये चीज होगी ही होगी, ठीक, इसीलिए वो वर्क कर रही है। तो जब हमने 4 माइनस के 8 में से माइनस का 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x प्लस 2 हो गया सिंपली। अब वैसे आपको डायरेक्ट बता दिया होगा x माइनस 4 हो गई एक इक्वेशन, एक x प्लस 2 हो गई। कैसे आई वो भी देख लो। अब ये क्या है, 2 टर्म है ना, एक टर्म ये है पूरी, टर्म्स कब अलग होती हैं जब प्लस माइनस आता है, मतलब ये तो ब्रैकेट है, इसको छोड़ो, ये पूरी टर्म है, ठीक है, टर्म्स हैं। अब इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में से, ये सेम लिख रही हैं, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब इस वाले टर्म में से x प्लस 2 डिवाइड किया होगा तो सिर्फ x बचा होगा, ठीक है, तो सिर्फ x बचा होगा और मल्टीप्लाई आ गया होगा ना, बीच में जब कॉमन लेते तो मल्टीप्लिकेशन का निशान आता है। उसके बाद जब इस वाले टर्म में से x प्लस 2 डिवाइड किया होगा हमने तो सिर्फ 4 बचा होगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4 बचा होगा। आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि x प्लस 2 हो गई और x माइनस 4 हो गई है, वो इस तरीके से आती है कॉमन लेके। तो अब ये वाली चीज एग्जैक्टली ये सेम चीज है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इसकी इससे और इसकी इससे। जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, सेम चीज बनेगी, या फिर ये बने या फिर ये बने, दोनों चीजें सेम ही हैं। इसका मतलब हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया, हम कामयाब हो गए, क्योंकि हमें अब 2 लीनियर मिल गई हैं। और लीनियर को तो निकालना बहुत आसान है, हमें पता है क्या करना है। इस वाली इक्वेशंस के अगर जीरोस निकालने हैं, 0 के बराबर रखो, माइनस का 2 आ गया। इस वाले के अगर जीरोस निकालने हैं, 0 के बराबर रखो, प्लस का 4 आ गया। यानी इस वाली इक्वेशंस के माइनस के 2 0 आ गया, इस वाली इक्वेशन का प्लस का 4 आ गया। जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स के जो जीरोस हैं वो उसके ही जीरोस हैं, यानी कि ये 2 0 अलग अलग जो आए हैं वो इसके जीरोस हैं। देखो इसके 2 जीरोस तो आने ही थे, एक इस वाली इक्वेशन ने दे दिया, एक इस वाली इक्वेशन ने दे दिया। तो इस वाली के अल्फा क्या हो गया, पहला वाला 0, तुम कुछ भी मान लो, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो अल्फा। अल्फा हो गया माइनस का 2, ठीक है, मैंने इसको माना है पहले।
बीटा कितना हो गया 4, यानी मेरे पास 2 आंसर आ चुके हैं। उसने वही पूछा था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज आ गए। अच्छा वैसे क्रॉस चेक करोगे माइनस का 2 रख के देख लो, यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 8 माइनस का 8 0, मतलब ये भी काम कर रहा है। ऐसे ही ये चेक करोगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 माइनस का है 16, तो माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 16 प्लस का 16 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा। लेकिन हमें यहाँ से चेक नहीं करना है, हमें कैसे करना है रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप क्या थी कि अल्फा और बीटा यानी जो तुम्हारे 2 आंसर आए हैं अगर उनको प्लस करोगे तो वो बिल्कुल बराबर होंगे माइनस के b अपॉन ए। b क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c। b क्या होता है जो x के साथ वाला नंबर है, कोएफिशिएंट है 2, तो माइनस 2, b की जगह पे 2 माइनस की जगह पे माइनस। a क्या होता है x स्क्वायर वाली टर्म, x के स्क्वायर के साथ में क्या है 1, तो सिंपली हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो माइनस का 2 ही तो आंसर आ गया, माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस का 2 ही होता है। इधर तो माइनस का 2 हो गया, क्या अल्फा प्लस बीटा करने से माइनस का 2 हो रहा है, कर लेते हैं। माइनस का 2 अल्फा हो गया प्लस ये फॉर्मूले वाला, ठीक है, बीटा कितना है प्लस का 4। इसे जब सॉल्व करोगे, इतना तो सॉल्व करना आता होगा, आई होप इतना सॉल्व करना आता होगा आपको, प्लस का 4 माइनस का 2 करोगे तो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, सिंपली अल्फा और बीटा करोगे तो c अपॉन a आएगा। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 8 माइनस का 8, a क्या है 1, ठीक है, यानी माइनस का 8 आंसर आना चाहिए जब मैं अल्फा इंटू बीटा करूं। 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 8 हैंस प्रूफ कि हमारे जीरोस जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। पहला वाला क्वेश्चन टाइम ले गया, अब कोई भी क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा, मैंने इसको समझाया है इसलिए। अब सिंपली इस पूरे का रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है, उसके जीरोस निकालने हैं, उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें लीनियर सॉल्व करना आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है। कैसे करोगे, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो तुम कॉमन ले लो, अगर ले सकते हो। कॉमन कब ले सकते हो, जब 2 टर्म होंगी मोस्टली, ठीक है, तो उसमें से कॉमन ले लोगे। अगर 2 टर्म नहीं है, 2 टर्म कौन सी वाली होंगी, ये होंगी, तो कॉमन ले लोगे आप, ठीक है। अगर 2 टर्म ये वाली हुई तब तुम ये कर सकते हो इक्वल टू 0 रखो, उधर ले जाओ, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, वो स्क्वायर से अंडर रूट बनेगा। अगर ये दोनों ही नहीं है, अगर तीनों टर्म मौजूद हैं, तब क्या करोगे, तीनों टर्म के लिए कोई और तरीका तो नहीं है। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ोगे, जिसे धाराचार्य रूल भी कहा जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे हम, या तो वो कर लें, ठीक है, या फिर एसएमटी लगा लें। अब एसएमटी क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो देखेंगे। उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले वाले टर्म की बाद वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर्स लिखो, वो फैक्टर का पेयर ढूंढो जो बीच वाली टर्म बना सकता है, उसको लिखो, कॉमन लो, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे, लीनियर इक्वेशन के जीरोस निकालो, वो जीरोस एक्चुअल में इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं। अल्फा और बीटा को नाम दे दो, क्रॉस चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, यानी इसमें हम देख लेंगे कॉमन लेना है या फिर इक्वल टू 0 करना है, लेकिन इन दोनों में तो एसएमटी लगना है, कंफर्म है। तो सिंपली जल्दी कर रहा हूं अब मैं, 4s स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर ही आएगा। इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 2 हो सकता है, क्या 2 2 से 4 बन जाएगा, बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2, भाई माइनस के 2 में माइनस का 2 ऐड करोगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। इसका मतलब हमें मिल गया 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, सही है, सिंपली। अब क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो आप सिर्फ s भी कॉमन ले सकते हो, ऐसा नहीं है आंसर गलत आएगा, लेकिन देख लो क्या कांस्टेंट में से भी कुछ कॉमन ले सकते हो। कॉमन मतलब कि डिवाइड कर सकते हो, ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं, तो 2 भी कॉमन ले लो, s भी कॉमन ले लो। आप चाहो तो सिर्फ s कॉमन ले लो, आंसर गलत नहीं आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। जब 2s इसमें से कॉमन लोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये तो कांस्टेंट में बचा 2, 2 s हैं तो एक s बचेगा, माइनस 2s सेम है तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर आंखें बंद करके ये वाली चीज उतारनी है, वो इंश्योर कौन सी चीज कर रही है, जब हमने ये किया था उससे कंफर्म हो रहा है कि ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। अब इनमें से इसको ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सिंपली कुछ नहीं है, सेम नंबर आना चाहिए, यानी 1 से डिवाइड करोगे तो हाँ 1 कॉमन लोगे, ठीक है। सिर्फ माइनस को प्लस कर देना है तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आंसर आ जाएगा। इसमें देखोगे तो ये भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है, प्लस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 ही होता है, सिंपली ये आ गया। अब बाकी चाहो तो कॉमन ले लो आप, या डायरेक्ट लिख लो, 2s माइनस का 1 एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, 2s माइनस का 1 एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, दोनों सेम है तो इसका जीरोस निकालोगे, कितना आएगा, इसका जीरोस आएगा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो अभी 1/2 आएगा, क्योंकि सेम ही लीनियर इक्वेशन है। क्या बताया था मैंने, याद करो, जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, इसके मैक्सिमम 2 आंसर आ सकते हैं।
अब ये जरूरी नहीं है दोनों अलग अलग आंसर आए, सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि दो आंसर आए, दो से कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम दो आ सकते हैं। इसीलिए देखो इस वाले केस में एक तरीके से एक ही आंसर आया है, दोनों सेम आंसर आने का मतलब एक ही आंसर आया है, तो आ सकता है ऐसा। क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पुट कर लेना, ठीक है, या फिर तुम अल्फा बीटा से क्रॉस चेक कर लो। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा करोगे अगर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसको प्लस करोगे, भाई दो है तुम्हारे तो हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करोगे अगर तो 1 हो जाएगा। माइनस का बी अपॉन ए क्या बराबर है माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का देखो माइनस का बी की जगह पे क्या है 4, वो भी किसका माइनस का 4, ठीक है। देखो दो बार माइनस है तो याद रखना ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये जो माइनस है ये यहां से उठाया है हमने कोएफिशिएंट से। ए क्या है प्लस का 4, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा था यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा अगर प्रूफ करना है आपको, तो अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा आंसर, यानी कि ये 1/4 आ रहा है अल्फा इंटू बीटा करके। क्या c अपॉन ए करके भी बराबर आ रहा है, c क्या है 1, तो 1 हो गया, a क्या है 4, 1/4 बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही सिंपली इन सबको करोगे, ठीक है, वाले को सॉल्व करेंगे। आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 42 आएगा, जब 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 21 जा 7 3 जा, तो 2 आया 7 आया और 3 आया। अब इन तीनों से मिलकर कोई भी तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनस का 3 बना दो, 3 2 6 करोगे, 6 और 7 तो भी कुछ नहीं बन सकता। ऐसा क्यों, कुछ होगा ही नहीं कि तुम्हारा -3 बन जाए। ऐसा इसलिए याद करो, मैंने कहा था इसकी इससे मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये नहीं है, तो ये 6x² ये वाला पहले लिखा जाएगा, माइनस का 7x, फिर ये माइनस का 3 आएगा। अब इसके से मल्टीप्लाई करनी है, ये 18x² बन जाएगा, फैक्टर करने हैं 9 और 2, पहले चेक कर लो कैसा हो रहा है, 7 बन जाएगा, किससे 9 माइनस के 2 करके, तो ये तो प्लस का बनेगा, तो 2 - 9 कर दो, यानी 6x² माइनस के 2x और प्लस के 9x, और ये हो जाएगा माइनस का 3। अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉरी माइनस का ये है और ये प्लस का 2 है, ठीक है, तब ये माइनस का 7x बन जाएगा, क्योंकि 2 माइनस के 9 माइनस का 7 होता है। अब ठीक है, अब इनमें से कॉमन लोगे तो इनमें से कॉमन ले लो, x भी कॉमन आ सकता है, और 6 और 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 2x कॉमन ले लो, 3 2 जा 6 तो 3 आ गया, x² है ये x है तो x आ गया, प्लस ये सेम नंबर है तो 1 आ गया, आंखें बंद करके 3x + 1 कर दो, यानी इसको अब ये बनाना है तुम्हें, तो 9 को 3 कैसे बना सकते हो, 3 से डिवाइड करके, यानी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। माइनस के 9 को प्लस का 3 कैसे बना दोगे, तो माइनस के 3 से डिवाइड करके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 9 से 3 डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और यही चीज यहाँ पे बिल्कुल हो रही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 1 आ गया, तो एक बनी आपकी 2x माइनस के 3 और दूसरी बनी 3x प्लस के 1। जब इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 लगा के, तब कितना आएगा, x = ये उधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये वाला उधर जाते ही माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, ये अपॉन 3 हो जाएगा, तो एक 0 ये आया इसका और एक 0 ये आया, तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा करो, माइनस b/a होना चाहिए। अब यहाँ से b/a नहीं देखोगे, यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो माइनस b/a होना चाहिए। पहले बात तो माइनस b/a मतलब माइनस का b, देखो माइनस का b/a होगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये प्लस ये, तो 3/2 प्लस माइनस के 1/3, ये बराबर होना चाहिए माइनस का b क्या है, माइनस का 7, यानी माइनस का 7, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है, और ये माइनस यहाँ से उठ के आया है कोएफिशिएंट से, ठीक है, अपॉन a मतलब 6 आएगा, यानी कि 7/6 आना चाहिए इसको सॉल्व करके। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 6 2 जा 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6 है, अल्फा प्लस बीटा वाला हो गया, अल्फा इंटू बीटा वाला करोगे c/a आएगा, c/a यानी कि 1/2, यानी माइनस का 1/2 आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये और ये 1/2 हो गया, तो माइनस का 1/2 इधर आ गया, माइनस का 1/2 इधर आ गया, हेंस ये प्रूफ हो गया। अब इस वाले को देखो सिंपली, इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या है कि आप SMT कर नहीं सकते क्योंकि तीसरी टर्म नहीं है, और करना ही क्यों है आपको, जब 2 टर्म में मैंने बताया था, या तो कॉमन लेना या इक्वल टू 0 कर देना। क्या 4u² + 8u में कॉमन नहीं ले सकते, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बिल्कुल ले सकते हैं, u और 4 दोनों ही कॉमन ले सकते हैं। देखो u दोनों में आ रहा है और 8 और 4 दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं,
तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू हो गया, तो सिर्फ यू बचा, प्लस इसको ये डिवाइड करोगे तो 8 4 2 जा 8 हो जाएगा और यू से यू कैंसिल आउट हो गया। तो एक हो तो गया ये बस इक्वल टू तुम्हारी लीनियर इक्वेशन बन गई, एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई, एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो 4u इज इक्वल्स टू 0 करके इसका 0 निकाल लो, एक लीनियर इक्वेशन ये बनी है u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करके इसका आंसर निकाल लो। तो u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जब इधर 0 है ये डिवाइड में जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होता है। तो ये 0 हो गया, इसको नाम दे दो अल्फा, और u इज इक्वल्स टू माइनस का 2 हो गया, इसको नाम दे दो बीटा। अल्फा प्लस बीटा करके सॉल्व कर लो, इसमें c है ही नहीं तो c क्या हो जाएगा इस वाले केस में 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए, बी ए कितना हो गया, माइनस का 2 आना चाहिए जब अल्फा प्लस बीटा करूं। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 0 प्लस माइनस का 2 ही तो होता है, तो ये भी प्रूफ हो गया। आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, c अपॉन ए मतलब 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 आना चाहिए। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के बराबर आएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। ओके, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही 2 टर्म आए तो 2 तरीके अपनाने की कोशिश करो। क्या कॉमन ले सकते हो? नहीं। क्या इक्वल टू करके 0 कर सकते हो? हाँ। टी स्क्वायर माइनस के 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक ही तो बस वेरिएबल है, 2 टर्म है और 2 वेरिएबल हैं, मतलब टी 2 बार यूज होता, तब हम क्या करते, कॉमन ले लेते। कॉमन नहीं ले सकते तो इक्वल टू 0 करके निकाल लो। इतने लंबे प्रोसेस से क्यों जाना कि एसएमटी करो उसको। ठीक है, तो क्या करोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, तो सिर्फ t कितना हो जाएगा, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 15। अब जो भी आंसर आएगा वो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ इसका आंसर होगा। क्या मतलब, एक बार t इज इक्वल्स टू प्लस का 15 आंसर होगा, एक बार t इज इक्वल्स टू माइनस का 15 आंसर होगा। ठीक है, इसको अल्फा कह देना, इसको बीटा कह देना। ठीक है ना, सिंपली ऐसा क्यों होता है कि जब स्क्वायर को उधर ले जाते हैं अंडर रूट होता है तो माइनस प्लस आता है। इस तरीके से देखो, अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नंबर लाओ कि मैं उसी की मल्टीप्लाई उससे करूं, सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम से करूं, तो ये अंदर वाला नंबर आना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो गया, तो इसका आंसर 5 लिख सकते हो। सेम नंबर मल्टीप्लाई करूं, ये बनना चाहिए। कोई और नंबर है? हाँ है, एक नंबर और है। अगर मैं -5 की मल्टीप्लाई -5 से करूंगा तो 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब माइनस माइनस होगा तो प्लस बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अंडर रूट 15 का आंसर कितना हो सकता है, माइनस का और प्लस का दोनों का 5 हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक बार प्लस का 15 लिया है, एक बार माइनस का 15 लिया है। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें क्या है, देखो ए तो है 1, बी नहीं है 0, सी माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस का b अपॉन ए आएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब प्लस के 15 माइनस के 15, कितना लग रहा है, कितना आएगा, प्लस के 15 माइनस के 15 अंडर रूट वाला, प्लस के अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15, तो ये कितना बन जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये b अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। b 0, a कुछ भी हो 1 है, चलो ठीक है, तो ये 0 0 के बराबर है। ये वाला प्रूफ हो गया। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो माइनस के 15 इंटू प्लस के 15 अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। c माइनस के 15 अपॉन 1, यानी ये पूरा माइनस का 15 बनना चाहिए। तो माइनस का 15 बनेगा कैसे, माइनस को अभी रोक दो अगर, तो 15 अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से करोगे तो कैसे बनेगा, ऐसे देखो, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 करोगे तो एक बड़े अंडर रूट के अंदर 15 इंटू 15 कर दो। अंडर रूट से अगर तुम्हें बाहर लाना होता है चीज़ों को तो पेयर्स में लेके आते हो, पेयर में से 15 बचेगा सिर्फ, तो ये से 15 बचा, ये प्लस माइनस में से माइनस हो गया, तो माइनस का 15 माइनस के 15 के बराबर हो गया। तो ये वाला ऐसे करके सॉल्व हो गया। ऐसे इसको देख लेते हैं, इसमें SMT ही लगा सकते हैं क्योंकि 3 टर्म में क्या करेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है, 12x स्क्वायर, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, 6 और 2 ऐसे कर सकते हैं। 6 और 2 से 1 कभी बनेगा ही नहीं, 6 माइनस 2 करो या माइनस माइनस कर दो या प्लस माइनस कर दो, कुछ भी नहीं बनेगा। और क्या हो सकते हैं, 12 के 6 को 4 3 जा, 4 3 से 1 बन सकता है। और क्या करना है तुम्हें, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 नहीं तो चाहिए, यानी पहले 3 लिखना हमें, 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, माइनस का 4 ऐसे ही लिखना है, ये मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, तो पहले 3 लिखना है, प्लस के 3x माइनस के 4x, कॉमन लेना है, सिंपली 3 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन लिया तो सिर्फ x बचा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, x 2 बार से 1 बार कैंसिल, तो सिर्फ 1 बार बचा, ये 1 आया, आंखें बंद करके x प्लस, खोल के लिखना ठीक है वरना गलत जगह लिख दो, तो x प्लस 1 हो गया। और इसको ये बनाना है तो सिंपली बहुत आसान तरीका क्या है कि
इसको ये बनाना है, 4 गायब करना, माइनस गायब करना, यानी माइनस से माइनस गायब हो जाएगा, 4 से 4 गायब आ जाएगा, ये माइनस ये 4 तो 1 आ गया। तो एक आया 3x माइनस के 4, इसका जीरोस निकालना है, एक आया x प्लस 1, इसका जीरोस निकालना है। तो ये तो हो गया माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वस टू 4, x इज इक्वस टू 4/3। एक ये जीरो हो गया, एक ये जीरो हो गया, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। चेक करने के लिए अल्फा बीटा वाला रिलेशनशिप चेक करो। तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे, यानी अल्फा प्लस, ठीक है, बीटा बराबर होना चाहिए माइनस का b/a, माइनस का b माइनस का 1/a, यानी 1/3 आना चाहिए। इतना सिंपली बात ये है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लिया इन दोनों का, ठीक है, 1 है तो 4 आ गया, प्लस 1 3 जा 3 होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करनी है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 1/3, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4/3 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है, तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से होती है, नीचे वाले की नीचे वाले से होती है। 4 बन जा 4 यानी माइनस का 4, 3 बन जा 3 यानी 4/3 आना चाहिए। कब, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, c/a करके माइनस का 4/3 आना चाहिए। c क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिखोगे, a क्या है 3, माइनस का 4/3, हैंस प्रूफ के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व सारे हो गए। ओके, जब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा ये जो है बहुत समराइज वे में मैंने लिख दिया है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है तो आप बुक में से लिख लेना। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि जो दो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, पहली वाली और दूसरी वाली, वो एक्चुअल में पहली वाली जो है वो सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज मतलब 2 जीरो अगर हमारे आए थे अल्फा और बीटा, तो उनको प्लस करोगे तब जाके ये 1/4 आएगा। और अगर दूसरा वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा इंटू बीटा करोगे तब -1 आएगा। ये डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा प्लस बीटा करोगे तब ये आएगा, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये आएगा। कह रहा है इन दोनों वैल्यूज से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c। देखो x² और x तो टर्म में आएगी, वो तो डिफॉल्ट है, वो तो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अगर a पता लग जाए, b पता लग जाए और c पता लग जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा, हमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ तो अल्फा भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है और बीटा भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो ए बी सी तो डायरेक्ट वैसे भी नहीं दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा करके दे रखा है। यहाँ से हमें ए बी सी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एक बुक में प्रोसीजर दिया हुआ है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको समझा रहा हूँ अभी किस तरीके से वो वर्क करता है। दूसरा ये है कि आप इंटुइटिवली सोच लो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, डायरेक्टली आप एबीसी की वैल्यू वैसे ही फाइंड कर लोगे रिलेशनशिप से, क्योंकि ये क्या होता है माइनस का b/a, ये क्या होता है c/a। तो बुक वाले प्रोसीजर से करते हैं। बुक में ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है, ये तो होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है, c/a हो गया। कह रहा है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो ये 1/4 लिख लो, इस इक्वल्स टू माइनस का b/a कर लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1, तो ये c/a हो गया। अब आप ऐसा कर सकते हो कि भाई हमें साफ साफ दिख रहा है b की वैल्यू को 1 दे दो, a को 4 दे दो। चलो आपने दे दिया, b की जगह पे आप 1 लिख दोगे, ठीक है, और a की जगह पे 4 लिख दोगे। लेकिन जब c वाले केस पे जाओगे ना, तो c को अगर -1 दे दिया तो a को 1 मिलेगा, क्योंकि कुछ भी ना होना का मतलब ये है 1 होना नीचे। यहाँ a को 1 दिया है, यहाँ a को 4 दिया है, तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने के लिए या तो कुछ कैलकुलेशन कर लो आप। अगर कैलकुलेशन करने का मन नहीं है तो डायरेक्टली एक तरीका है कि हमेशा हर केस में यहाँ कितने भी क्वेश्चन करने हो, हर क्वेश्चन में a को 1 मान लो, डिफॉल्ट a को 1 मान लो बस। a को 1 मानने का मतलब ये है कि x² के साथ में 1 आएगा, वो आ गया, कुछ भी क्वेश्चन हो उसके आगे वाले जाओ। जब आपने इसमें a को 1 मान लिया तो ये 1 हो गया नीचे। अब भाई माइनस का b/1 का मतलब क्या हो गया, खाली माइनस का b। अब तुम्हें निकालना क्या है, सिर्फ b। जब माइनस का b 1/4 है तो सिर्फ b कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4, यानी कि b के जगह पे आप -1/4 और x के जगह x उतार दो। अब c वाले केस में जाओ, जब c वाले केस में जब यहाँ पे a1 मान लिया है तो यहाँ पे भी a1 ही रहेगा ना। 1 में यहाँ लिखूँ नहीं लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो c की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट -1, ठीक है, यहाँ हटाओगे -1 लिखोगे, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इतना आपको सब कुछ नहीं करना है। अब एक चीज आप देखोगे कि जब हम a को 1 मानते हैं, ठीक है, सुनते रहना, जब a को 1 मान रहे हैं तो b के साथ कौन सी वैल्यू जा रही है, ये पूरी वैल्यू हमेशा जाएगी, हमेशा, क्योंकि जब a को 1 मान लिया है तो माइनस का b/a होता है, a को 1 मान लिया है तो माइनस का b ये हो गया, ये वाली वैल्यू पूरी जाएगी माइनस के साथ में, और c के साथ में ये पूरी वैल्यू जाएगी एग्जैक्टली।
यानी कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो तो सिंपली क्या करो, ए की जगह 1 मतलब एक्स स्क्वायर सेम लिख दिया, प्लस बी की जगह पे क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वाला सीन है तो अल्फा प्लस बीटा जाएगा लेकिन माइनस के साथ। अल्फा प्लस बीटा जो भी नंबर है उसको माइनस के साथ यहाँ लिखो बी की जगह पे और एक्स कर दो, प्लस सी की जगह पे क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जाएगा, कोई माइनस नहीं लगेगा तो अल्फा इंटू बीटा। बुक में इस तरीके से डायरेक्ट दिया हुआ है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने समझा दिया कि ये क्यों वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ए को हमेशा 1 मानो, बी की जगह पे माइनस का अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सी की जगह पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अगर यहां से बनाओगे तो ये इक्वेशन बनी, डायरेक्ट बनाओ। अच्छा, एक्स ए की जगह पे 1, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे माइनस का अल्फा प्लस बीटा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, सी की जगह पे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो गया। इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि नीचे अपॉन 4 में है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 एक्स माइनस का 1। ये माइनस का 4 अगर आपको डिनोमिनेटर में से हटाना है तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ 5 है और इक्वेशन के इधर भी 5 है तो ये इक्वेट किए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इक्वेशन अलग हो जाएगी? नहीं, अभी भी बिल्कुल बराबर है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है। यानी इक्वेशन का ये रूल है कि अगर सेम नंबर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, ठीक है, तब वो अलग अलग नहीं बनाएंगे, सेम ही रहेगी इक्वेशन। तो इसमें इसकी नॉलेज को यहां लगाओ। क्या मतलब, अगर मैं, अच्छा ये तो 0 लिख सकते हो, कभी भी लिख दो, ठीक है, 0 लिख दो, इधर कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, 0 से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि इधर वाली साइड को तुम्हें 4 गायब करना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। पूरी से इक्वेशन का मतलब ये है 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 1 अपॉन 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। हमने 4 मल्टीप्लाई की ही मारी थी कि ये डिनोमिनेटर वाला 4 गायब हो जाए, तो गायब हो गया, सिर्फ 1 बचा, यानी सिर्फ x बचा। यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, उधर तो 4 से कुछ भी करो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो नई इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1x, यानी सिर्फ माइनस का x और माइनस का 4। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। ये वाली दोनों सेम है, आपको इतना प्रोसीजर नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x माइनस का 1, ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अगर माइनस का 4 गायब करना है तब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4x आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ से 4 गायब हो गया सिंपली। अब इस वाली इक्वेशन को बनाओ, ठीक है, इस वाली को बनाओगे अगर तो आप करने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा है माइनस के साथ, माइनस का अंडर रूट 2x, ये सी के साथ चला जाएगा 1 अपॉन 3। क्या गायब करना है, 3 गायब करना है। क्या करोगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर, इसके 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 अंडर रूट 2x, इसके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1। ये इक्वेशन बन गई है सिंपली। इस वाली इक्वेशन को अगर तुम्हें बनाना है तो क्या करोगे, ए की जगह पे तो 1 है ही है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये माइनस का करो या प्लस का करो, 0 0 तो 0 रहेगा, तो ये गायब हो गई पूरी टर्म। क्यों, क्योंकि 0x लिखना मतलब कुछ भी ना लिखना। ठीक है, और ये सी ऐसे लिख दो, यानी प्लस का अंडर रूट 5। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई। इससे क्वाड्रेटिक तो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिसाइड होगी, लीडिंग टर्म है, बीच वाले टर्म गायब हो, ये भी गायब हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे आगे वाला देखोगे, ओके, तो इसमें भी वही करना है सिंपली कि एक्स स्क्वायर तो आंखें बंद करके लिख दो, ये माइनस के साथ ले जाओ एक्स, ठीक है, ये सेम ले जाओ प्लस का 1। तो ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक लग रही है, कोई डिनोमिनेटर में अपॉन में नंबर नहीं है, तो ठीक है आगे बढ़ो। इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस लगाओगे तो फॉर्मूले वाला, ऊपर से इसमें भी माइनस है तो ये माइनस अलग से हो गया एक्स, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन 4। अब इसमें है डिनोमिनेटर गायब करने हैं तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एक्स प्लस 1 अपॉन 4। देखो 4 गायब करना है, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी 4x, हर टर्म की मल्टीप्लाई करनी है ना 4 से, उधर तो 0 है तो वो 4 गायब कर देगा। 4x स्क्वायर, जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 से गायब हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, तो प्लस का x, इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये ऐसे करके इसका आंसर हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले की हो गई। ऐसे ऐसा करना है सॉल्व आपको अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 मानना है, हमेशा, ठीक है। इस वाले के साथ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख के माइनस का निशान लगा देना है, इसमें सी डायरेक्ट लगा देना है एक्स के साथ, इस तरीके से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, अच्छा 2 नंबर आ जाए अलग अलग, मान लो
ऐसा होता अगर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/3। अब 2 गायब करने हैं तो एक बार 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बन जाएगी 4x², ये 4 गायब हो गया तो ये बचा x प्लस 4/3। इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी ना। अब 3 भी गायब करना है तो एक बार फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12x² प्लस 3x प्लस 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया 4। इस तरीके से कितने भी डिनोमिनेटर में आप गायब कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में मिलते हैं। दूसरी बात, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, मैं रैपअप कर रहा हूं पहले कि पॉलिनोमियल्स थे, पॉलिनोमियल्स में डिग्री थी, डिग्री के बेसिस पर डिसाइड हो रहा था कि मैक्सिमम हर वेरिएबल के कितने आंसर आएंगे और एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल यूज हुए हैं उतने मिनिमम आपको इक्वेशन चाहिए। उससे हमने ग्राफ पे प्लॉट करके देखा, एक्स एक्सिस पे जहां जहां ग्राफ कट कर रहा है उतने उसके जीरोस निकल के आएंगे। जीरोस क्या होते हैं? सिंपली पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं, वो स्पेशल आंसर हैं। क्यों स्पेशल हैं? वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इसने हल्की सी इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर जीरोस निकालने हैं तो उनको पहले लीनियर बनाओ। लीनियर बनाने का क्या तरीका हो सकता है? अगर 2 टर्म दी हुई है या तो कॉमन ले लो, लीनियर बन जाएगी, या फिर इक्वल टू 0 करके सॉल्व भी कर लो तो अभी तुम्हारा लीनियर बन के सॉल्व कर लोगे। तीसरा वाला केस ये है, एसएमटी से सॉल्व कर लो। एसएमटी कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, वो हमेशा वो 2 आंखें बंद करके दोनों टर्म सेम जगह लिखते थे, वो क्यों लिख रहे हैं, वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ा हमने कि अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया हुआ हो उससे अगर इक्वेशन बनानी है तो सिंपली क्या करो, ए को हमेशा 1 मान लो, बी की जगह पे अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ रख दो और अल्फा बीटा इसके साथ में रख दो। ये सारा इक्वेशन में था। नेक्स्ट वाले चैप्टर में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।